ओम ये तो शब्द है, पर ओम जैसा एक साउंड है जो हर किसी के लिए अलग अलग सा हो जाता है। हमने अगर ओम बोल दिया ना तो वो स्पंद शास्त्र जो है वो कहता है कि एक ही साउंड है पूरे विश्व में, या शिव सूत्र के भाषा में इसको शिव और शक्ति कहा। बात भगवत गीता से शुरू हुई है। जब हम कई बार ब्रेन साइंस पे बात करते हैं कि भाई रील्स मत स्क्रॉल करो, ये व्हाट्सएप स्टेटस मत देखो, आपको क्लैरिटी रहेगी नहीं आपके पास। अभी साइंस जो है ना विकास जी बहुत सारी चीजें बताता है, पर सॉल्व कैसे करें इसका सोल्यूशन। और भारत में अंधश्रद्धा के पीछे इतने लोग भाग रहे हैं जिसके चलते असली साइंस जो है वो सम पीपल से वाओ भाई, ये तो काम की बात है। मुझे एक बात बताओ, मुंबई से फैमिली है, एक भाई बहुत अमीर है और एक भाई बिल्कुल ही डाउन जाते जा रहे हैं, तो एक ही तो परिवार से आए हैं, एक ही तरह के तो डीएनए है। फिर क्या ऐसा हुआ कि एक विश्व प्रसिद्ध बन गए और दूसरे जो है खत्म होते जा रहे हैं? यानी इसका मतलब है कि उस फैमिली में सक्सेस के भी पैटर्न्स हैं और फेलियर के भी पैटर्न्स हैं। हिंदुस्तान में क्या पूरे दुनिया भर में जितने भी फैमिली बिजनेसेस हैं, डंके की चोट पे मैं कहता हूँ आपको, कोई बिजनेसमैन अपने बच्चे को, बहुओं को बिजनेस नहीं सिखा ही नहीं पाता। देखिए आपकी आवाज जो है ना, आवाज सब कुछ बताती है। ये इंटरेस्टिंग है, मेरे को आपने ऑफ कैमरा भी बताया है, जानना चाहता हूँ इसको थोड़ा डिटेल में बताइए आप। कैसा होता है कि जैसे मेरे फादर ने जॉब किया, वो दुनिया को जिस नजर से देखते हैं तो उनका डीएनए मेरे में ट्रांसफर हुआ, तो क्या मेरा डीएनए चेंज हुआ या उसके पैटर्न माइंडसेट चेंज हुआ है। डीएनए का जब चेंज होता है तो पूर्ण रूप से चेंज होता है। हमने बहुत सारे म्यूजिक ट्रैक्स भी बनाए, सिर्फ ट्रैक सुन के भी लोगों में बहुत जबरदस्त फर्क आया है। मतलब साउंड से डीएनए को रीपैटर्न किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है हमारे शो आपका अपना विकास योर ओन ग्रोथ में। आज जिस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं ना, मैं सही बताऊं, मैंने आज तक ऐसी बहुत सारी बातें सुनी होंगी लेकिन अनुभव नहीं किए हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं या बिजनेस में जाना चाहते हैं, या यूं कहूं अगर आप अपनी लाइफ के अगले पायदान पे जाना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपको बहुत मदद करने वाला है। क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं जो शायद आपने सुनी भी नहीं होंगी। मैं तो यहाँ बैठ के अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन शायद आपने सुनी नहीं होगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। नाद योग पर बात हो रही है, साउंड पे बात हो रही है, लेकिन किस लेवल पे बात हो रही है, किस तरह से हो रही है और कैसे वो आपके जीवन को एकदम बदल के रख सकती है, आपको कैसे नेक्स्ट ग्रोथ पर ले जा सकती है, ये पॉडकास्ट बहुत मदद करने वाला है। गलती से भी मिस मत कर देना। और इसके लिए आज हमारे पास हैं ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे बिजनेसमैन की, बहुत सारे गुरुओं, बहुत सारे कथावाचक, बहुत सारे महंत और कितने लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आए हैं। और आज हमारा भी सौभाग्य है कि वो आज हमारे साथ बैठे हैं और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमारे साथ हैं आज विभूश्री जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, नमस्ते। नमस्कार। नाद योग के बारे में मैंने कुछ सुना हुआ है, पूरा नहीं सुना हुआ, कि नाद योग और साउंड हीलिंग एक ही है, अलग अलग है, क्या है? जी, एक्चुअली समुंदर और समुंदर की लहर, ये फर्क है। तो लहरों को देखकर हमें लगता है कि ये समुंदर है, तो साउंड हीलिंग जो है जस्ट उसका एक एस्पेक्ट है। नाद योग बहुत गहरा है। साउंड हीलिंग ये एक एक्सटर्नल जो हमें दिखाई देता है वो उसका पार्ट है। असल में नाद योग, पूरा विश्व ही नाद से है। पूरा यूनिवर्स नाद से ऑपरेट चलता है। मतलब नाद यानी एक ऐसा साउंड जो पूरे यूनिवर्स को चला रहा है। साउंड हीलिंग तो बस एक उसकी झलक है। ओके। जब नाद की आप बात कर रहे हैं, जब आप एक यूनिवर्स की साउंड की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम बात करते हैं, शायद ओम की बात करते हैं, लोग इसको धर्म से जोड़ लेंगे, लेकिन साउंड की जो बात कर रहे हैं हम, वो ओम की बात हो रही है। उसी को नाद बोल रहे हैं आप? बोल सकते हैं, क्योंकि ओम ये तो शब्द है, पर ओम जैसा एक साउंड है जो हर किसी के लिए अलग अलग सा हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर काम करे तो उसको ओम की ध्वनि सुनाई देती है, और वो ओम की ध्वनि अलग ही होती है, बिल्कुल अलग होती है। तो जब हम कई बार कमरे में बैठे होते हैं, जब कोई पंखा भी नहीं चल रहा हो, एसी भी नहीं चल रहा हो, कार के अंदर होते हैं, तब भी कुछ साउंड सुनाई देती हैं। वो जो साउंड आती है वो साउंड ओम की नहीं होती, वो साउंड होती है उस रूम की। उस रूम में अगर इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स चल रही हैं और हमारे शरीर में कई सारे करंट्स दौड़ते हैं उसकी, इन सब के परे इनकी परतें होती है। आप जैसे जैसे गहरा में आपका कान जब विकास होता है आपके कान का, तो आपको पता चलता है कि ये साउंड कौन सा है, वो साउंड कौन सा है। अलग अलग साउंड को आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, और उस डिफ्रेंशिएशन के बाद में पता चलता है कि इन सब के परे एक ऐसी साउंड है जो कॉमन है, जो हर एक के पीछे है।
और वो साउंड होती है ओम की। खैर हमारे भारत में इसको ओम कहते हैं, पर ये रिलीजन से परे है, ये धर्म से कोई लेना देना नहीं कोई है। लेना देना नहीं है। पर हाँ, वो ओम जैसा है साउंड, पर हमने अगर ओम बोल दिया ना तो वो फेल हो गया। वो उसका नाम है ओम। ओके। तो वो साउंड मतलब चलते रहता है लगातार, और उसमें अगर हम बने रहें तो फिर पता चलता है कि ये सारे जितने भी साउंड आए हैं वो उसी से आए हैं। तो स्पंद शास्त्र करके इसके पीछे साइंस है, बहुत गहरा साइंस है। मैं साइंस ही कहता हूँ इसको, क्योंकि स्पंद शास्त्र ये सबसे पहले वर्सेस ऑन वाइब्रेशंस, स्पंदन, जैसे स्पंद, इस तरह से स्पंदन जो होती है। स्पंद जो होता है। Okay. तो बात ऐसी है ना कि साउंड की खासियत क्या, रेजोनेंस, रेजोनेंस में ले आता है साउंड। तो स्पंद जो है वो सबको रेजोनेंस में ले आता है, हार्मनी में ले आता है, ये इसकी खासियत है। तो इसीलिए साउंड के चलते हमें ये चीज़ समझ में आती है कि भाई ये काफ़ी समायोजन कर रहा है, मतलब बैलेंस कर रहा है, मैनेज कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो स्पंद शास्त्र जो है वो कहता है कि एक ही साउंड है पूरे विश्व में, उस साउंड में थोड़ा सा फर्क आ गया तो साउंड बदल जाता है। ऐसे कई सारे साउंड बदले हैं, और जैसे जैसे साउंड बदले उसके रंग रूप बदलते हैं, पर वो सारे साउंड फिर से उसी साउंड में समा जाते हैं। तो इसको स्पंद शास्त्र की भाषा में इसको सामान्य कहा है। सामान्य, सामान्य एक सामान्य हुआ, और थोड़ा भी अगर उसमें बदल हुआ तो उसको विशेष कहा है। ये सारा विशेष जो है उसको इल्यूजन भी कहा है, क्योंकि ये सारा विशेष फिर से सामान्य में चला जाएगा। या शिव सूत्र की भाषा में इसको शिव और शक्ति कहा है। मतलब एक शिव है, शिव से ही सारी शक्ति आई और फिर से शिव में समा जा सकती है। अभी फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स भी यही कहता है कि देयर इज जस्ट वन वाइब्रेशन। उस वन वाइब्रेशंस में कुछ भी चेंज होता है तो फिर कई सारे वाइब्रेशंस जो फ्रीक्वेंसीज में हम काउंट कर सकते हैं, पर ये सारे फिर से उसी वाइब्रेशन में चले जाते हैं। तो ये खासियत है। तो हम इंसान और इसका क्या लेना देना है, अगर हम देखेंगे हमारे भीतर भी कई सारी ऐसे लहरियाँ आती हैं, मूड्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, वो विशेष है, मतलब हमारे मूल से परे हैं, वो सामान्य से परे हैं। अगर हम उस चीज को पकड़ पाए एक बार, उस सामान्य को, तो बस बात बन जाती है। मतलब मैं अगर मोटे तौर पे बात करूं तो इसलिए इसको इन्फिनाइट लूप बोलते हैं, क्योंकि एक से शुरू हुआ, वहां से चीजें निकलेंगी अलग अलग साउंड। जैसे आप ये कह सकते हैं कि एक इमोशन से जैसे 9 रस निकलते हैं जी, लेकिन फाइनली आपको आके समभाव में आना है। ऐसा ही हो गया? जी, बोल सकता है। जो भाव की जो आप बात कह रहे हैं, भाव ये एक ही है, पर इस भाव से कई सारी भावनाएं बनती है। जब भावना से ना निकल गया तो बच गया भाव। वाह, क्या बात है। तो एक ही भाव है और उस भाव की ही सत्ता है। भगवत गीता में कहा है, ना भावो विद्यते सत्ता, ना सत्तो विद्यते भावो। भाव ही उसी की सत्ता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। नहीं तो फिर अभाव ही अभाव है, स्कार्सिटी, अभाव यानी कमी। जब हम साउंड की बात कर रहे हैं, अब आपने बोला कि जैसे महाभारत हो या हमारे घर में कोई भी पूजन भी होता है तो शंख से उसकी शुरुआत होती है। महाभारत की भी जो शुरुआत हुई थी शंख से हुई थी। उसमें इंटरेस्टिंग ये था कि सबने अलग अलग शंख बजाए थे। एम आई राइट? एब्सोल्युटली। तो हर इसके किसी पीछे का अपना अपना। हाँ, तो ये इसके पीछे का क्या रीजन रहा होगा? इसका पीछे का साइंस है कि हर किसी के इमोशंस अलग अलग हैं, हर किसी के शंख अलग अलग बजते हैं, तो हर किसी के शंख के नाम जो है अलग अलग रहे। भगवत गीता मूल रूप से शुरुआत ही होती है शंख बजाने से। जब शंख बजते तब भगवत गीता शुरू होती है। ठीक है, वैसे वैसे मेरे हर एक इमोशंस के अपने अपने शंख हैं। ये सारे कैरेक्टर्स को अगर मैं एक थोड़ी देर के लिए इमोशन समझ लूँ तो ये हर एक इमोशंस के अलग 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 अपनी वाइब्रेशंस है। आप देखिए, गुस्से में मेरी आवाज़ अलग बन जाती है, बिल्कुल, प्यार में मेरी अलग आवाज़ बन जाती है। तो जब मेरे अंदर जब बोध जागृत होता है ना, यानी जब मैं कृष्ण को इनवाइट करता हूं तो मेरे सारे आवाज, अब देखें कभी मेडिटेशन में बैठने के बाद सारे इमोशंस इकट्ठा बाहर आ जाना शुरू हो जाता है। या जब कोई अवेकनिंग की अवस्था आती है ना, उस समय में सारे इमोशंस इकट्ठा आता है। जैसे हम डीएनए रिपैटर्न करते हैं ना, उस समय भी कई सारे लोगों के सारे इमोशन सरफेस पे आता है। तो ये चक्कर क्या है, ये चीज क्या है? बात ऐसी है कि जब आप अपने भीतर जाना शुरू कर देंगे ना, आपके भीतर के सारे इमोशंस इकट्ठा होकर मेरे सुनो मेरे सुनो मेरे सुनो सब पीछे पड़ जाता है और हम हैरान हो जाते हैं, अरे ये क्या आ गया मेरे अंदर। तो उल्टा गुस्सा आता है कि मेडिटेशन किया ही क्यों, और परेशान हो गए। और परेशान हो गए। हाँ।
पर एक्चुअल में वो सारे सरफेस पे आने लगता है। और ये सरफेस पे आना मतलब युद्ध भूमि पे आना, और ये हमारे लिए युद्ध भूमि है। हमारा कॉन्शियसनेस युद्ध भूमि है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि सारे वाइब्रेशंस वहां पे आते हैं। कौरवों के भी आएंगे, पांडवों के वाइब्रेशंस भी आएंगे। हमें यह पता चलता है कि मेरे भीतर अच्छे वाइब्रेशंस भी है, बुरे भी है। तो ये लड़ाई जो है ना, ये दोनों की लड़ाई है। मेरे अच्छे वाइब्रेशंस, बुरे वाइब्रेशंस आपस में टकरा रहे हैं। और जब ये टकराते हैं तो अपने अपने अलग अलग शंख इसलिए हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारे कान के अंदर एक ऐसा सिंबल है वेस्टिबुलर सिस्टम करके, उसका सिंबल स्पाइरल है। हमारे वेलनेस वाइब का लोगो भी अगर आप देखेंगे तो स्पाइरल है। या गोमती, गोमती आपने देखा हाँ बिल्कुल आता है। तो गोमती चक्र जो है वैसा चक्र हमारे भीतर कान के अंदर है। ओके, बिल्कुल दोनों कान के अंदर है। और अभी साइंस बता रहा है वो अगर डिस्टर्ब हो गया तो शरीर में कई सारी बीमारियां आती है। और आज के डेट में ज्यादा करके बीमारियां उसी वजह से है। मतलब हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये आहार हो गया, पर उससे भी बेहतरीन आहार हम क्या सुनते हैं। विकास जी, हम क्या सुनते हैं उसके आधार पे हमारी सेहत बनती है, बिगड़ती है, मूड बनता है, बिगड़ता है। सारे डिप्रेशन, एंग्जाइटी उस शेप में बदलाव आने से। और वो शेप में बदलाव नहीं आता, उसमें डिस्टर्बेंस आता है अलग अलग आवाज सुनने से। यानी मैं क्या आवाज सुनता हूँ? क्या मैं नेचर की आवाज सुनता हूँ या लगातार मैं मशीन की आवाज सुनते जा रहा हूँ? मैं अगर मशीन की आवाज सुनता हूँ तो मेरा वो जो सिस्टम है, जो गोमती चक्र जैसा है, वो मशीन जैसे बन जाता है, मेरे लाइफ को मशीन जैसे बना देता है। फिर वहां पे एंग्जाइटी, डिप्रेशन की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। शायद इसी वजह से ही हमारे यहाँ पे एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ रहा है अभी। वही उसी वजह से बढ़ रहा है। तो लोगों को बहुत सारी चीजें लगती है, पर आप देखिए ना ट्रैफिक का कितना 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है हमारे लाइफ में। आप समुद्र की लहरें की आवाज सुने होंगे आपने, वो ट्रैफिक से कई गुना ज्यादा डेसिबल में होती है, पर वो हमारे उस सिस्टम को बिगाड़ते नहीं है, इनफैक्ट बनाती है। पर ट्रैफिक की नॉइज जो है या जो मशीन की नॉइज जो होती है वो हमारे इस सिस्टम को बिगाड़ देती है। फिर मेरी आवाज ही बदल जाती है। तो मेरी आवाज अभी बदली क्यों है? मेरी आवाज बदली है क्योंकि मेरे इमोशंस बदले हुए हैं। मेरे इमोशंस अगर बदले हैं तो उसकी वजह है वो मेरा कान का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। जिसका कान बिगड़ा होता है ना विकास जी, आप देखिए वो बहुत चिल्ला के बात करता है, उसका हाँ। बात करने का ढंग भी बिगड़ जाता है। बिल्कुल। तो मूल रूप से कान बिगड़ा हुआ है उसका। तो हमें कान पे काम करना, कान पे ही काम करना है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं चौंकाने वाली बात बताऊंगा भगवत गीता की। आज हमारा वो टॉपिक नहीं है खैर, पर भगवत गीता में कर्ण जो है ना वो इस कान, ये कान ही है। करंट जो आप बात कर रहे हो कान ही है। कान ही है। ये ऐसा कान है, ये ऐसा कर्ण है जो दोनों की सुनता है। कभी पांडवों की भी सुनता है और उनकी भी सुनता है। और उसको ऐसा है कि भाई तू कुछ भी बोल मैं तो सुनूंगा। पर फिर जब वो ट्रेनिंग दी जाती है ना तब वो अर्जित करने लगता है, तो फिर वो अर्जुन बन जाता है, कर्ण ही अर्जुन बन जाता है। पर बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है तो। जी, कर्ण जो है वो अर्जुन को मार दे सकता है। अर्जुन में इतनी ताकत नहीं है कि कर्ण को जीत पाए, और वैसे भी वो उसका बड़ा भाई है। अगर इसको आप इस तरीके से ले, आप इसको अन्यथा ना ले। मैं किसी के भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं खुद इसको इस तरीके से समझता हूँ कि मैं साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ। भगवत गीता को जो रिवील हुई है उसको ये साइंस के अनुभव से रिवील हुई है। तो भगवत गीता मेरे लिए शरीर पे घटित हो रही है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो वो अपने शरीर पे हो रही है और ये आवाज के जरिए हो रही है। तो शंख अगर फूकने हैं तो मेरे कान के अंदर। तो इसीलिए शुरुआत से लेकर आखिर तक कृष्ण भगवान एक ही बार बार पूछ रहे हैं, क्या तुमने सुना? क्या तुमने सुना? क्या सुनो, सुनो। और आखिर में 72 वर्स 18 चैप्टर का वहां पे पूछते हैं कि क्या तुमने एकाग्र चित्त होकर इसको सुना? क्या तुमने सुना? बस बात यही है, क्या तुमने सुना? फिर और एक गीता आती है, उसका नाम है, चलो एक किस्सा बता देता हूं आपको जी। तो अर्जुन बताते हैं कि भाई कृष्ण भगवान के यहाँ थे, बोलते कि आपने जो युद्ध भूमि पे जो गीता सुनाई थी बड़ी लंबी चौड़ी सुनाई थी, फिर से सुनाएंगे क्या? मतलब ये बात की बात है। तो बोलते भाई तो बहुत बड़ी बात हो गई, अब वो फिर से वैसा वो उस समय पे हुआ था वैसे अब फिर से नहीं होगा, तो फिर से कैसे प्राप्त करें? तो उन्होंने कहा भी फिर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक काम करो, बस मुझे अब सुनो, मेरा एक एक शब्द को सुनो।
उसको सुनने से ही तुम्हें वो फिर से प्राप्त होगा। मतलब शायद वो ऐसा कुछ बोलना चाह रहे कि ये मेरी आवाज़ सुन के ही वो ट्रिगर हो जाए, तुम्हारे भीतर वो फिर से ट्रिगर हो जाए, बस तुम उसको उस लेवल से सुनो। और इसका नाम अणुगीता हो गया। अणुगीता मतलब अणु के द्वारा ट्रांसफर, मेरी आवाज़ जो है। तो बहुत दफ़ा क्या होता है, हर एक इंसान की आवाज़ हमारे ऊपर असर करती है। बिल्कुल करती है। और ख़ास करके जिस व्यक्ति ने साधना की हो, जिस व्यक्ति ने अपना समय किसी विषय में गुजारा हो, वो व्यक्ति अगर हमसे बात भी करे ना, तो उसकी सारी बातें आ जाती है हमारे अंदर। तो बात ऐसी थी विकास जी, और एक बात बताता हूँ मैं आपको। मेरे पास में कई सारे बिजनेसमैन आने लगे और मुझे बिजनेस का सवाल पूछते हैं। मैंने तो कभी बिजनेस नहीं किया, मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आता हूँ। हालांकि जब मैं कॉर्पोरेट में था तो मैं CRM ERP करोड़ों के होते थे वो बेचता था। तो कई सारे मैनेजिंग डायरेक्टर से बात होती थी, मैं देखता था उनको जूझते हुए या स्ट्रगल करते हुए। हमेशा सवाल रहता मेरे अंदर। पर जब मेरे पास में, जब मैंने साउंड का सिलसिला, DNA रिपैटर्न का सिलसिला शुरू किया 2012 से, तब देखे कि बहुत सारे बिजनेसमैन आने लगे। तो मुझे किसी ने सलाह दी कि तुम किसी बिजनेसमैन से सीखो या देखो। तो फिर हमने क्या करा कि दुनिया के बेहतरीन ऐसे कौन कोच हैं, बिजनेस कोच, उनसे जाके मिलो, उनसे सुनो। पर अगर आप कोई भी चीज़ फ्री में लेते हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। हम कई सारे बिजनेस ओनर्स को हेल्प कर रहे थे, हमें बिजनेस फिर से सीखने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी हमने जाके बिजनेस ऐसे व्यक्ति से सीखा कि जिसके साथ में सिर्फ समय बिताया, उनकी फीस भी दी, और वो फीस जो थी वो लाखों से भी ज्यादा थी। अच्छा। पर वो फीस देने का मतलब ये रहा, क्योंकि जब आप उस व्यक्ति को सुनते हो ना, कैसे परिप्रश्न न सेवाया, उस व्यक्ति की सेवा जो होती है वो करके उसकी जो फीस है, मेंटोरिंग, आप बोलोगे कि मेंटोरिंग में फ्री में ले लूंगा चाय पीते पीते, तो वो सस्ते का सौदा बहुत महंगा हो जाता है। तो उस व्यक्ति की सिर्फ आवाज सुनो आप, पर उसका फीस दे दो आप, भले वो कुछ नहीं सीखा है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे बात हो रही है आज जी। आप ये कह रहे हो कि वो उसने उस चीज को पढ़ा है, तो जो मुझे समझ में आ रहा है उसके सेलुलर एनर्जी में चला गया जी। अब वो जब आपसे बात कर रहा है वो तो अनुगीता के रूप में, यानी कि वो उसके वाइब्रेशन के रूप में वो आप तक आ ही जाएगी। आ ही जाएगी। तो फिर हम एक फॉरेन से एक आए थे, उन्होंने कहा कि हम आपको पूरे विश्व में आपका पूरा ले जाएंगे। उनकी फीस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, हमने वो भी उनको देना चाहा, पर फिर वो आ ही नहीं पाए इंडिया में, या हम जा नहीं पाए। पर मुझे एक चीज़ समझ में आती है, जिस चीज़ का आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो, अर्जुन ने अपनी एनर्जी एक्सचेंज कृष्ण के साथ में करी रही। हम जिस मेंटोर के साथ में वो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, भले वो कुछ सिखाए नहीं सिखाए, उनके साथ में बैठे भी तो भी वो बातें आ जाती है। पर अगर मेरी शिकायत है, अरे कुछ नहीं सीखा, उससे कुछ नहीं होता। तो इसीलिए किसी किसी के अंदर ना वो सिद्धि आ जाती है, उसको भी नहीं पता होता। वो बस लोगों को बिजनेस, वो खुद नहीं कर पाता कभी कभी बिजनेस, लेकिन लोगों को बिजनेस का तरीका दे दिया जाता है या बताता है, तो उसके पास वो आ गया है। तो वो तो फ्री में देना चाहता है कभी कभी, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको, ताकि हम उसको बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर सुन पाए, एकाग्रचित होकर। जी। तो हमारे IIT बॉम्बे में एक ऐसे टीचर थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे। एक सेशन में एक चैप्टर फिनिश, और इतना कम बात करते थे वो, लेकिन जो ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे, ऐसी उतर जाती थी सर करके। क्या क्या खासियत रही होगी उनमें। उनके हाथों में ना एक रिंग हुआ करती थी, बेंजीन की रिंग हुआ करती थी, वो बेंजीन की शेप में। ओके। और ऐसे घुमाते रहते और बात करते रहते। वो तो मुझे मैजिशियन लगता है, क्योंकि इतना कठिन सब्जेक्ट वो इतना आसानी से और लोगों में सर करके बह जाता था। ये जो थी उनकी साधना थी। तो मतलब जो व्यक्ति का वो विषय होता है, वो जब
देने निकलता है तो देना शुरू कर देता है ना, तो और लेने वाला अगर वैसे कैपेबल हो तो सर करके लेना शुरू कर देता है। दोनों के बीच में तभी होगा बस। जब लेने वाला भी इतना पात्रता रखता हो। अधिकारी, अधिकारी, दोनों अधिकारी। तो इसलिए हमें अधिकारी बनना है, और अधिकारी शिष्य अधिकारी, मतलब गुरु ही अधिकारी नहीं होते, शिष्य भी अधिकारी। तो भले गुरु अधिकारी होना हो, शिष्य को अधिकारी बनना है। ओके। जब आप करण और अर्जुन की बात कर रहे हो तो फिर करण भी तो वो भगवद गीता सुन रहे थे ना? करण क्या कर रहे थे? जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे हाँ। तो कहीं ना कहीं वो भी तो सुन रहे थे ना? ठीक है, तब समय रुका हुआ था, उनको ज्ञान दिया जा रहा था, लेकिन नॉलेज तो वो भी रखते थे आपने ना? देखा है कई लोग प्रवचन में जाते हैं, जी। अच्छा अच्छा सुनता है, फिर घर पे आके झगड़ा भी सुनता है। अभी उनके ऊपर किसका असर ज्यादा होता है? झगड़े का ज्यादा होगा। हमेशा झगड़े का ज्यादा असर होगा, रियल लाइफ का ज्यादा असर होगा। और फिर बोलते हैं कि रियल लाइफ बेकार है। ऐसा नहीं है एक्चुअली। करण जो है ना, वो दिक्कत क्या है ना कि वो दोनों की सुनता है, झगड़े की भी सुनता है और प्रवचन भी सुनता है। तो एक की सुननी चाहिए। एक की सुननी चाहिए एक्चुअली। और वो जो है वो एक की सुनना नहीं सुनना, ये द्विधा हो गया। मैं इसकी सुनूं या नहीं सुनूं, ये भी द्विधा होगी। देयर हैज टू बी अ क्लैरिटी विच कम्स फ्रॉम विद इन, जो भीतर से आती है क्लैरिटी। बहुत ही ड्रामेटिक क्लैरिटी आती है वो, कि मुझे अब क्या सुनना है, मुझे इस मोमेंट में क्या सुनना है, क्या करना है। अगर झगड़ा हो रहा है तो क्या मुझे उसको टालना है या उसको निभाना है? क्योंकि झगड़े को भी निभाना होता है। मुझे झगड़ा नहीं करना है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो आध्यात्मिक हूँ, मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, नहीं, ये बेकार की बात। ये पलायन कहा है इसको। झगड़ा अगर हो रहा है तो वहाँ पे रुको, उसको सॉल्व करो, सुलझा दो, विदाउट ब्रिंगिंग योर ओन इमोशंस, विदाउट ब्रिंगिंग योर ओन अटैचमेंट्स, विदाउट ब्रिंगिंग योर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। आपका खुद का कुछ न लाते हुए उस झगड़े को सुलझाना है। अगर पॉसिबल है? यस यस, वेरी मच पॉसिबल है। अगर मैं बॉस हूँ और मेरा सबॉर्डिनेट काम नहीं कर रहा है और मेरा बनता है कि उसको भाई 2 शब्द सुना दूं, तो सुनाना होगा। पर मैं सुबह का भी झगड़ा हुआ था मेरा वाइफ के साथ में, उसका भी गुस्सा है, वो भी अगर निकालूं तो फिर कार्मिकली डिस्टर्बेंस है। और डिस्टर्बेंस इसलिए हो रही है, और यहीं शायद हम गलती कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो कर्ण जो है ना, वो थोड़ा सा इम्बैलेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दोनों की सुन रहा है। अर्जुन जो है ना, वो ट्रेंड है, अर्जित किया हुआ है। ओके, परिप्रश्न न सेवाया, उसने एक तरीके से अपने आप को अर्जित किया हुआ है, उसको अर्जित किया है। कर्ण को जो सब मिल ही रहा है, कर्ण दानी भी है, सबको देता है। अरे मैं तुझे भी कान दूं, सुन, तुझे भी दूं, तुझे भी दूं, अरे मैं तो सबको दे सकता हूं। इसलिए कर्ण को दानी भी कहा है। वो अपना कान हर किसी को देता है, वो टाल नहीं सकता। अच्छा, हाँ, दान का मतलब ये भी है कि वो कान भी अपना दान को दे रहा है, यानी हाँ, कि सबकी दे सुन रहा रहा है, है वो। सबकी सुन ही रहा है ना। ओहो, अगर ओके। मैं जा रहा हूं, अगर कहीं पे जा रहा हूं तो मतलब केबिन किसी कार में जा रहा हूं तो कार में जो गाना बज रहा है सुन रहा हूं, हर एक चीज सुन रहा हूं, हर एक चीज सुन रहा हूं। कोई गाली दे रहा है, गाली सुन रहा हूं। कोई मतलब कोई कंप्लेन कर रहा है तो कंप्लेन सुन रहा हूं, और उसके जैसा मैं भी सोचने लग जा रहा हूं। कोई प्रवचन दे रहा है, कोई भाषण दे रहा है, हर किसी की सुन रहा हूं। वो कोई अपना ओपिनियन बता रहा हूं, उसको भी मेरा ओपिनियन बना दे रहा हूं। मतलब आई एम सब्सक्राइबिंग टू ईच एंड एवरी वंस चैनल। हाउ डेंजरस इट इज। मतलब मुझे ना बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है फैक्ट। बात भगवद गीता से शुरू हुई है। जब हम कई बार ब्रेन साइंस पे बात करते हैं कि भाई रील्स मत स्क्रॉल करो, ये व्हाट्सअप स्टेटस मत देखो, ये आपके इमोशंस को ट्रिगर कर रहे हैं, तो ये इस वे में भी है क्योंकि आप सबकी सुन रहे हो तो आपके पास मिक्स इमोशंस आ रहे हैं, आपके पास क्लैरिटी रहेगी नहीं आपके पास। बिल्कुल जी। वाह भाई, ये तो काम की बात है। अब तो एक अलग लेवल पे आज ना चीजें बहुत समझ में आने वाली है, मुझे लगता है। अच्छा, जब आप साउंड की बात कर रहे हो, नाद की बात कर रहे हो, फिर आप भगवद गीता की बात कर रहे हो, करण की बात कर रहे हो, उसके बाद आप लेके आते हो क्लैरिटी के ऊपर। जी। क्लैरिटी तो बहुत बात की बात है। उससे पहले तो जो झगड़ा इस बात का चल रहा है कि संघ, एसोसिएशन, हम किसी घर में रहते हैं, किसी कमरे में रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे मान लीजिए मैं आपसे मिल रहा हूँ, तो हो सकता है कि हम 2 घंटे साथ बैठे हैं, तो शायद मैं आपकी तरह या आप मेरी तरह कुछ एक्ट करने लग जाएं, बातचीत का असर आ जाए, तो उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आदान प्रदान बिल्कुल होता है जी। तो फिर इसको कैसे संभालें, क्योंकि लोगों के पास तो कंप्लेंट यही है कि मैं क्या करूं, मेरे तो घर वाले ही ऐसे हैं। एग्जैक्टली। तो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री कहती है कि अवॉइड दोस पीपल, अवॉइड नेगेटिव पीपल। मैं घर छोड़ के तो जा नहीं सकता ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ऐसे में मैं लोगों को चेंज नहीं कर सकता। भगवत गीता लोगों को चेंज करने के बारे में बात ही नहीं कर रही है। वो बता रही है कि
खुद पे काम करो, चेंज योरसेल्फ। जब मैं अपने अपने भीतर चेंज लाऊं तो मेरे आसपास के लोग बदलना शुरू होंगे। ये अनुभव करके देखना होगा। जब आप बदलते हो आपके आसपास के लोग बदलते हैं। हमारे डीएनए रीपैटर्न के वर्कशॉप में कई सारे लोग ऐसे आए कि उन्होंने कहा कि प्रोग्राम मैंने किया, मेरी वाइफ कैसे बदल गई। क्या किया आपने? देखिए, हम कुछ नहीं करते। आप जब अपना पैटर्न बदल लेते हैं ना, बाहर की चीज़ें बदलना शुरू होती है। हमें हमारे पैटर्न्स बदलने हैं। बाहर के जितने भी लोग जो दिख रहे हैं ना, झगड़े कर रहे हैं, वो मेरे ही रिफ्लेक्शंस है। दे आर रिमाइंडिंग मी अबाउट माई पैटर्न्स। इट मीन्स आई नीड टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर पैटर्न। इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि मुझे भाई सामने वाला अगर ये ऐसा कर रहा है तो क्या ये मेरे अंदर भी है जो मुझे खटक रहा है? पैटर्न्स को थोड़ा सा और समझाओ। पैटर्न मतलब कि जो चीज़ सामने वाला इंसान दिखा रहा है, जो वैसा बिहेव कर रहा है और उस बिहेवियर से मुझे खटक रहा है। मतलब वो बार बार गुस्सा करता है और उसका गुस्सा करना मुझे खटकता है, या बार बार कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे मुझे खटकती है, बार बार इंसल्ट करता है जो मुझे खटकता है। क्या वो पैटर्न मेरे अंदर ही है कि जो मेरे साथ में ये जो चीज़ हो रही है तो ये मेरा ही रिफ्लेक्शन है? अच्छा, जो बाहर हो रहा है बार बार वो अंदर का रिफ्लेक्शन है। मुझे ना इस पे कंटेंट याद आ रहा है, शायद हमने भी बनाया था, कि जैसे एक महिला होती हैं, वो घर से निकलती हैं तो दिखती हैं गार्ड, जब घर में होती है तो उनकी बाई लड़ रही होती हैं, जब घर से बाहर निकलती हैं तो गार्ड से कोई बहस चल रही होती है, किसी और की, उनकी नहीं। फिर जब वो गाड़ी में बैठती हैं तो ड्राइवर का किसी से तू तड़ाक चल रही होती है। फिर वो बाहर निकलती हैं तो ट्रैफिक पे या अलग अलग ये जिस समय आप इस चेन को ब्रेक करोगे ना, उस समय में आपका वो पैटर्न भी ब्रेक हो जाता है। वरना लाइफ का पैटर्न चलते रहता है। कोई बोलता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं एनी हाउ मेरी तो शादी होने वाली है, घर वालों को मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आपका स्पाउस वैसे होगा। चलो मैंने स्पाउस छोड़ दिया, आपका बेटा बेटी वैसे होंगे। मतलब पैटर्न रिपीट होते रहते हैं टिल द टाइम यू डू नॉट लर्न। यूनिवर्स ऐसा कुछ कर लेता है ना। आपने मुझे एक सवाल पूछा था, विभूश्री का मतलब क्या है? विभूश्री यानी यूनिवर्स। यूनिवर्स जो पूरे चर चर में है, अणु रेणु में है, हमसे ऐसा कुछ करवाता ना विकास जी कि हमें हमारे लाइफ में गाइड भेज देगा कि भाई तू सीख ले। कोई छोटा बच्चा भेजेगा, तू इससे सीख ले। कोई दुश्मन भेज देगा, तू इससे सीख ले। हम नहीं सीखते, फिर भी गाइड वो बार बार भेजते रहता है। या तो फिर कोई ऐसी घटना भेज देता है जिसके चलते तुम जबरदस्ती से सीख ही लो। या तो एक्सीडेंट करा देगा, या कोई बीमारी लाके रख देगा, या नियर वंस की मतलब बीमारी, या ऐसा कुछ चैलेंज जिससे आप सीखो। नहीं सीख रहे, कोई बात नहीं, फिर से मार पड़ेगी, फिर से। क्या बात है। पैटर्न से तो मुझे खैर मेरी पर्सनल बात याद आ गई। क्या हुआ था कि हमें शिफ्ट होना था राजस्थान से यहाँ पर, तो मन में तो काफ़ी टाइम से आ रही थी लेकिन हो नहीं पा रहे थे, या यूं कह सकता हूँ कि इतनी ज़्यादा मन में नहीं आ रही थी कि हो ही जाए, लेकिन हम कोशिश करते थे, नहीं हो पाते थे, कुछ ना कुछ कारण बन जाता था। तो जो आपने बोला ना कि ऊपर वाला व्यवस्था करता है, तो उसने एक ऐसी व्यवस्था करके दी, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा। एब्सोल्युटली। कि अब तो यू हैव टू टेक एन एक्शन। तो शायद अब मुझे वो रेजोनेट हो रही है बात, क्लैरिटी मिल रही है कि वो क्यों हुआ होगा, वो घटित क्यों हुआ, कुछ सिखाने के लिए घटित हुआ होगा। तो जो लोगों के लाइफ में डे टू डे चैलेंजेस आते हैं, एग्जांपल के तौर पे एक व्यक्ति है जो जिसको लगता है कि यार मेरा ना रिश्ता हमेशा ख़राब ही रहता है, मुझे अच्छे माँ बाप नहीं मिले, या अच्छी वाइफ नहीं मिली, या अच्छी प्रेमिका नहीं मिली, बच्चे अच्छे नहीं, ये पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? पैटर्न्स एंड लूप आप जब तक ब्रेक नहीं करते तब तक वो एम्पलीफाई होते रहता है। देन एंड देयर जहाँ से वो शुरू हुआ वहीं से वो उसको आप रिलीज कर सकते हो। तो ये जब तक रिलीज नहीं करेंगे हम, सबसे बड़ी बात है, इसको जब तक अवॉइड करेंगे, ब्लेम करेंगे, तब तक जो है ये बढ़ते ही जाता है। अवॉइड, ब्लेम और कंपैरिजन, ये तीन चीज़ें इस पैटर्न को एम्पलीफाई करती हैं। आपका कोई भी पैटर्न हो, आप ये तीन चीज़ करो, अवॉइड करो, ब्लेम करो, किसी और को फिंगर आउट करो, या कंपेयर करो, इसके साथ कैसे हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, या इनके साथ देखो कितना अच्छा, मेरे साथ क्यों नहीं ऐसा। तो ये पैटर्न जो है ना, भीतर ही भीतर वो एम्पलीफाई हो जाता है। तो कैसे ब्रेक करेंगे सर? तो पैटर्न का ब्रेक करने का सबसे बढ़िया तरीका जो है, आपने मुझे क्लैरिटी पूछा, क्लैरिटी। पर अभी पहले यह है कि पहले मुर्गी है या पहले अंडा है, ठीक है। तो हमारे लाइफ में जितने ज़्यादा पैटर्न्स उतनी कम क्लैरिटी होती है। जितने ज़्यादा पैटर्न्स उतने कम क्लैरिटी। कम क्लैरिटी। ओके। क्लैरिटी बढ़ते जाएं तो पैटर्न्स कम होते हैं। ओके।
तो मतलब क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी तो पैटर्न्स कम हो जाएंगे। जी, और क्लैरिटी के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो है अवेयरनेस, जो हमारे भारत दर्शन का बेस है। अभी डीएनए रिपैटर्न करने के बाद में लोगों का अवेयरनेस धड़ाम करके बढ़ जाता। लोग डीएनए रिपैटर्न करते ही इसलिए थे क्योंकि उनका अवेयरनेस बढ़ता। एवरी टाइम दे आर अटेंडिंग इट, एवरी टाइम द अवेयरनेस इज ग्रोइंग। अवेयरनेस बढ़ता है यानी क्या, उनको खुद समझ में आने लगता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। जैसे कि है ना, चारों बाजू से लाइट लगा दी है आपके, अभी चोर जाए ही ना आपके भीतर, वैसे कोई बुरी चीजें आपके अंदर नहीं जाएं, और आपके अंदर से जो भी कुछ बाहर निकल रहा है आपके अवेयरनेस में वो बंद हो रहा है। अभी ये भगवत गीता तो खैर हमारे भारत दर्शन की बात रही, पर मैं इसको साइंस के रूप में समझता हूँ। एंड थैंकफुली डॉक्टर वैगो 2012 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा कि अवेयरनेस जब बढ़ता है ना, आपके अवेयरनेस में किसी भी प्रॉब्लम की इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव करा। अमेजिंग, एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड। अभी साइंस जो है ना विकास जी, बहुत सारी चीज़ें बताता है, पर सॉल्व कैसे करे इसका सोल्यूशन नहीं है। उसका सोल्यूशन जो हमारे ऋषियों के पास में, योगियों के पास जो रहे, पर अभी हमने उनको बहुत पूजना ही शुरू किया, सिर्फ पूजा और पूजा पाठ और इन सब में लगे पड़े हैं, ठीक है। और भारत में अंधश्रद्धा के पीछे इतने लोग भाग रहे हैं जिसके चलते असली साइंस जो है वो अंधश्रद्धा से ज्यादा मुझे लगता है वो शॉर्टकट है, मतलब किसी ना किसी तरह से शॉर्टकट, एस्केपिज्म, पलायनवाद है। तो अभी बात ऐसी है कि जब आप अवेयरनेस लेके आते हो ना, तो अवेयरनेस जो है नेक्स्ट लेवल पे क्लैरिटी ले आता है। पर अवेयरनेस लाने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस तब आता है, भगवत गीता में इसको कहा है ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा, मतलब आपके कर्मों को सब जला देता है। कर्म यानी पैटर्न्स, कर्म यानी जिसको हम कहते हैं कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और इसको संस्कार भी कह सकते हैं। हमारे भारत दर्शन में इसको संस्कार भी कहा। तो ये संस्कार बार बार आते रहता है, तो इसका सॉल्यूशन है अवेयरनेस। पर अवेयरनेस आए कैसे? मूल रूप से मेरे पैटर्न्स ही इतने, और ये पैटर्न सिर्फ मेरे ही नहीं है विकास जी, ये पैटर्न्स मेरे माँ बाप से भी आते हैं, उनके माँ बाप से, उनके माँ बाप से, पर सब सारे नहीं आते, सबके सब। अभी जैसे डीएनए रिपैटर्न में हम जब प्रोग्राम करते हैं ना, तो कुछ लोग हैरान हो जाते थे कि ये पैटर्न मेरे अंदर कहाँ से आया, पहले नहीं था, पहले कितना अच्छा था मैं, ये कहाँ से आ गया? भाई वो पहले से था, बस तुम्हें पता नहीं था, अभी वो निकल जाने के लिए आया है। कुछ लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते, तो अवेयरनेस उन लोगों का आता ही नहीं है। फिर दे आर नॉट रेडी फॉर द अवेयरनेस। सम पीपल से मेरा अवेयरनेस ही मेरा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका वो अवेयरनेस से इतने डरते। लोग डरते किस बात से? अपने अंदर के अवेयरनेस से। डीएनए रिपैटर्न के जरिए हम लोगों को हेल्प करते थे विकास जी, कि आपके अंदर क्या पैटर्न है, आपको क्या तकलीफ दे सकती है आगे जाके। क्योंकि जब आपकी ग्रोथ होती है ना, आप फुगा रहे हो, कांटा भी अंदर बढ़ रहा है, और ऐसे समय पे वो कांटा लगता है ना, जब आप ऊपर चढ़ते हो, वहां से जो धड़ाम गिरते हो तो खत्म हो जाता है। तो इसलिए कांटा निकालना सही समय पे ये बहुत जरूरी है। और ये सारे कांटे हमारे पैटर्न्स, हमारे संस्कार हैं। जैसे एक गुरु आए थे हमारे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा था कि मेरे सारे लस्ट खत्म हो गए, तो मैंने संन्यास ले लिया, मैं आगे बढ़ गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया और मैं अपने नजरों में जो गिर गया हूं, समझ में नहीं आ रहा है। और मेरी अभी अवस्था ऐसी है कि मैं बहुत ऊंचाई पे हूं, और ये मेरे अंदर अचानक से बढ़ गया। ये कैसे? ये लस्ट अचानक से कैसे आया? ये क्या हो गया मेरे को? देखो, अचानक से नहीं आया, उस समय पे जवानी में आपने उसको दबा दिया। और हमारा माइंड इतना चालाक है, किसी पैटर्न को वो दबा सकता है, और किसी पैटर्न को वो, ये एपिजेनेटिक्स इसको बहुत अच्छे से समझाता है कि कुछ पैटर्न्स है ना, हमारे पैटर्न्स हमारे जीन्स में होता है, डीएनए में जीन्स होता है, और सारे जीन्स को माइंड एक्टिव नहीं रखता, उसको जो जरूरत है वही रखता है। और कुछ पैटर्न्स तो ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि मेरी जरूरत नहीं है, पर फिर भी वही रख देता है वो। जैसे कि मुझे अभी पैसा नहीं मिले, ये मेरा पैटर्न है। ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों की। ये मेरा पैटर्न है। मेरा माइंड चाहता कि पैसा है, पर मेरा पैटर्न चाहता कि बिल्कुल ना है। फिर मेरे माइंड की और मेरे पैटर्न की लड़ाई, फिर वहां से द्वंद्व। अभी यहाँ पे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो चाहिए ना पैसा, पर पैटर्न को नहीं चाहिए। अब ये पैटर्न कहाँ से आया? पैटर्न ये आया, आपके किसी पूर्वज ने जब पैसे कमाए थे, देखा कि पैसों कमाने की वजह से सारी नौबत आई,
तो उन्होंने कहा पैसे कमाना ही बेकार है, बेटा पैसे नहीं कमाना कभी, बेटा पैसे नहीं कमाना कभी। तो वो डीएनए में वो कांटा आ गया। वो कांटा आप जब तक निकाले नहीं, और अगर बाय हुक और क्रुक अगर ये बंदा अमीर बन भी जाता है, कभी ना कभी इसका ये पूर्वज जाग जाएगा और उसको बोलेगा बेटा गिरा दे सब, और ये गिरा देता है एक ही रात में अचानक से, उसको पता नहीं चलता है मैंने क्या किया। सेम किस्सा एक हमारे बिजनेसमैन के साथ हुआ। इतना जबरदस्त बिजनेस क्रिएट किया, क्या लहर सी आ गई और ऐसा कुछ डिसीजन ले लिया कि एक ही रात में सब खत्म। इसलिए बोलते हैं जो गरीब माइंडसेट वाले होते हैं, जैसे कई बार देखा है आपने केबीसी में किसी ने पैसे जीत लिए या किसी ने, तो वो कुछ टाइम बाद वैसे के वैसे वापस उसी हालात में आ जाते हैं। एब्सोल्युटली विकास जी, एक्चुअली बात ऐसी है ना, आपका नाम जो है विकास और आपने प्रोग्राम का नाम रखा है आपका अपना विकास। भगवद गीता में इसके लिए एक वर्ष है, उद्धरेद आत्मना अनात्मना, उद्धरेद आत्मना, हम ही अपना विकास करते हैं। क्योंकि विकास तभी होता है जब हम विकारों के ऊपर काम करते हैं। विकार के आगे विकास है, पर मूल रूप से विकार ज़्यादा है हमारे भीतर। और ये विकार सिर्फ मेरे नहीं है, मेरे पूर्वजों के भी हैं जो मेरे अंदर आ जाते हैं, और मेरे आसपास के जो लोग हैं एनवायरमेंट से। एपिजेनेटिक्स कहता है कि आप जिस स्कूल से पढ़े हो, उस स्कूल्स के स्टूडेंट्स, टीचर्स, सबके आप पैटर्न्स लेके आते हैं आपके, और फिर आप अपने आने वाले जनरेशन्स को फुल फ्लेज बांटते हो। ले लो भाई ले लो। ठीक तो है। मुझे एक बात बताओ, अगर खाली पैसे की बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर एक मुंबई से फैमिली है, ठीक है ना, देश की पूरे विश्व की प्रसिद्ध फैमिली है। एक भाई बहुत अमीर हैं और एक भाई बिल्कुल ही डाउन जाते जा रहे हैं। तो एक ही तो परिवार से आए हैं वो, एक ही तरह के तो डीएनए हैं। फिर क्या ऐसा हुआ कि एक विश्व प्रसिद्ध बन गए और एकदम खत्म, और दूसरे जो हैं खत्म होते जा रहे हैं? एक जियोग्राफी चैनल आया था, ओके। उस पर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, अभी भी डॉक्यूमेंट्री है वो, मतलब यूट्यूब पे अवेलेबल होती है, जिसमें बताया गया कि दो जुड़वा भाई को स्टडी किया था। दोनों की जीन्स सेम, सब कुछ सेम, लेकिन एक अमीर और एक फेलियर, और यहाँ तक कि एक होमोसेक्सुअल था। ओके। इतना बदलाव क्यों? और जीन्स में बिल्कुल फर्क नहीं। डीएनए सेम होगा। हाँ। क्या होता है, आपका डीएनए कौन सा एक्टिव होगा, कब कब क्या एक्टिव होगा, ये आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, और दूसरा आपका परसेप्शन पे। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन करके जो डॉली शिप का जो क्लोन किए थे, जिसमें वो पायनियर रहे, उन्होंने एपिजेनेटिक्स और इन सब बारे में बहुत बात करी है। परसेप्शन कैसे, ही सेज कि परसेप्शन चेंजेस योर डीएनए। डीएनए का सीक्वेंस नहीं बदलता, डीएनए के एक्सप्रेशंस बदलते हैं। मतलब क्या कि डीएनए में सब कुछ है, पर वही डीएनए वो एक्टिवेट कर रहा है बार बार। मतलब एक तरह का पूरा आपके पास बफे है, एक्टिव वही हो रहा है जो आप खुद, जो आप देखना चाह रहे हो। एग्जैक्टली। या आपका जो एनवायरनमेंट आपको पुश कर रहा है दिखाने के लिए। एनवायरनमेंट पुश कर रहा है, कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होता है कि क्या पुश हो रहा है। यानी इसका मतलब है कि उस फैमिली में सक्सेस के भी पैटर्न्स हैं और फेलियर के भी पैटर्न्स हैं। तो कहा जाता है कि फैमिली की बात छोड़ दो, हर एक इंसान में वो सब कुछ है। मतलब इस दुनिया में जो चीज़ एक इंसान को पता चल जाती है, वो पूरे ह्यूमैनिटी को पता चल सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा सबका डीएनए कनेक्टेड है। जथा पिंडी तथा ब्रह्मांडी, जथा ब्रह्मांडी तथा पिंडी। इसी के चलते हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, कि भाई पूरा साइंस पूरा लिख डाला है। हालांकि उसको आज हम वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग, इवन इंक्लूडिंग वी डू नॉट वैलिडेट दोज। जैसे आयुर्वेदा की इंफॉर्मेशन है, अभी अभी जीनोम प्रोजेक्ट ने आयुर्वेदा को काफ़ी सराहा। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि गर्भोपनिषद इतनी गहन बात कैसे करी। डिसेक्शन तो उस जमाने में थे भी नहीं, तो वो अपने खुद के भीतर प्रवेश करके सारा डीएनए का स्टडी वो कर लेते थे। तो इसका मतलब है कि एक इंसान को अगर पता चले तो पूरी दुनिया को पता चलती है। आप कैसे सक्सेसफुल हुए, आपके साथ में बना रहूं तो मुझे पता चलता, पर उसके बावजूद भी मैं ब्लॉक हो सकता हूँ। मैंने और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। एक हमारे पास में एक बिजनेसमैन थे, बहुत बढ़िया बिजनेस किए, राजस्थान से गए वो, ठीक है, मुंबई में वाशी करके जो जगह है आपको पता होगा, वहाँ पे उनके बाकायदा बड़े बड़े गोदाम है, ठीक है। और जब वो गए थे यहाँ से 140 रुपया लेके गए थे, मुंबई में आया था, और उन्होंने कहा कि देखो मैं आज ये सब कर चुका हूँ, पर मेरे बच्चे इसको टिका नहीं पा रहे। और जब से मैंने मेरे बच्चों को इंट्रोड्यूस किया, तब से मेरा बिजनेस जो है
डाउन से जा रहा है, ऐसा क्यों? ये तो बहुत सारे बिजनेसमैन की प्रॉब्लम्स है। ये सारे फैमिली बिजनेसमैन की प्रॉब्लम है। एक टर्म भी तो है ना, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन सेकंड जनरेशन कोलैप्स होती है। इसकी वजह क्या है कि वो जो बंदा होता है ना, वो बंदा क्या करता है, अपने पैटर्न्स को तोड़ता है, समहाउ वो तोड़ता है, ऐसा काटता है अपने आप को। बिजनेस करना यानी अपने आप को काटना, काटना यानी अपने पैटर्न्स को काटना। वो काट लेता है, लेकिन उसके बच्चे में वो पैटर्न्स नहीं जा पाते, और बच्चे उसको रिसीव भी नहीं कर रहे हैं। उसने क्या पैटर्न्स को तोड़ा है, काटा है, तो बच्चे रिसीव नहीं करते। अचानक से बच्चे फिर बिजनेस में आ गए तो बच्चे गड़बड़ी करेंगे। और ये खासियत मैं बताता हूं आपको, हिंदुस्तान में क्या पूरे दुनिया भर में जितने भी फैमिली बिजनेसेस हैं, उनको लगता है कि हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, मेरे साथ में रहेंगे तो बिजनेस एक्यूमेन ले लेंगे। ऐसा नहीं होता जी, नंबर 1। नंबर 2, डंके की चोट पे मैं कहता हूं आपको, कोई बिजनेसमैन अपने बच्चे को, बहुओं को बिजनेस नहीं सिखाता, सिखा ही नहीं पाता। वो बोलता है तू आजा कल से, जैसे केबिन से बैठना शुरू कर, ये अपने मुंशी जी हैं, ये अपने ये हैं सीनियर हैं, वो आपको सिखाएंगे। और ये जितने भी मैं बिजनेसमैन से बात करता हूँ और बच्चों से बात करता हूँ, वो हैरान। 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक तो बच्चा विड्रॉ कर लेता है, नहीं करना है मेरे को फैमिली बिजनेस, या तो फिर करता भी है तो बर्डन में, और जो बर्नआउट जो हो जाता है ना, मैंने इससे देखा है फैमिली बिजनेसेस में विकास जी, कि नए बच्चे, मतलब नाजुक से बच्चे, टेंडर बच्चे, मतलब एकदम भरी जवानी में, मतलब ऐसे बूढ़े हो जाता है, और बच्चा बहुत अच्छा बच्चा रहता है, माँ बाप को अच्छा संभालता है, बहुत अच्छे संस्कार होते हैं उसके, पर वो उसको डुबा देता है। कैसे? क्योंकि वो सुन रहा है सबकी, वो कर रहा है, पर बर्नआउट में जा रहा है, पूरा बर्नआउट में जा रहा है। फिर बड़ा मतलब, या तो मैं शायद कंफ्यूज हो रहा हूँ, अगर एनवायरनमेंट पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है, एक ही तरह का एनवायरनमेंट कई बार दोनों बच्चों को मिलता भी है, चाहे वो आइडेंटिकल ट्विंस हों, चाहे एक ही घर में दो उम्र में फ़र्क हो, एक बहुत ही आगे निकल जाएगा, दूसरा बहुत एग्रेसिव होगा। यही तो मैं बात बता रहा था, द कैपेसिटी टू रिसीव। आप भले उस इंसान के साथ में रह रहे हो, लेकिन क्या आप रिसीव कर रहे हो? यू हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। अरे मेरे पिताजी, वो तो बिजनेसमैन ही है, मैं उनके साथ में रह के, पर ऐसा नहीं होता। मैंने कहा ना आपको, इसलिए मैंने शुरुआत में, आप मेंटोर से जब आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो, तभी जाके आप सीख लेते हो। आपके पिताजी, वो जो कंपनी आपके पिताजी चला रहे हैं, उन्होंने खून डाला है भाई, कुछ तो एनर्जी एक्सचेंज करा है। आपने क्या एनर्जी एक्सचेंज करी? यू हैव टेकन इट फॉर एंटाइटलमेंट। लाइक मैं मेरी फैमिली की बात करूँ, माय यंगर ब्रदर इज इनटू जॉब, माय फादर इज ऑल्सो, मतलब वो जॉब में थे, मैं भी पहले जॉब में था, लेकिन मुझे करना नहीं था। ये डे 1 से क्लियर था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, करना तो अपना काम ही है। तो ये पैटर्न ब्रेक करना हो गया। ये पैटर्न ब्रेक किया आपने, मतलब एक चेन ब्रेक कर दी। अभी इसको आपको आने वाले जनरेशन्स को भी बताना होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपने ब्रेक किया तो आपके साथ में जो लोग हैं वो ब्रेक कर पाएंगे। ये भी तो मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि हम कई बार काउंसलिंग्स में देखते हैं, पेरेंट्स की, बिजनेसमैन की कंप्लेंट ही यही है, स्पेशली डॉक्टर फैमिली, कि हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, या बिजनेसमैन को लगता है कि हमने इतना कुछ किया है, क्योंकि एक टाइम के बाद तो पैसा किसके लिए कमा रहे हैं, वो लेगेसी के लिए कमा रहे हैं या फिर लोगों के लिए कमा रहे हैं, और बच्चा बोलता है कि नहीं, मेरे तो इतने पैसे मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, अपने को तो पैसे आएंगे, मस्त रहेंगे। तो ऐसा में हम क्या कर रहे हैं अभी विकास जी, उनका डीएनए पैटर्न देख रहे हैं, क्योंकि हर किसी का डीएनए, अभी माँ बाप की और एक दिक्कत क्या हो जाती है कि उन्होंने जिस तरीके से बिजनेस किया ना, उस तरीके से वो बच्चों से करवाना चाहते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। और मैं और एक खास बात बताना चाहता हूँ, आपके फैमिली में बिना मतलब कोई बच्चे आएंगे ही नहीं, बिना मतलब की कोई बहू नहीं आएगी। ओके, तो हमने कई सारे ऐसे फैमिली बिजनेस के, सिर्फ बिजनेस प्रॉब्लम नहीं, फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व किए। कैसे? ये आपके लाइफ में, ये आपका बेटा जो आया, क्यों आया आपके लाइफ में? बोलता नहीं ये बेटा निकम्मा है, ये बेटा अच्छा करता है। ऐसा नहीं है, वो निकम्मा नहीं है, उसके पास ऐसा स्किल है जो आप पकड़ नहीं पाया। उसका डीएनए का मतलब, उसके वॉइस में देखो क्या है उसके वॉइस में, तो पता चलता है कि उसके पास ऐसा स्किल है जो आने वाले समय में ये बहुत काम करेगा। वॉइस से डीएनए देखो, मतलब वॉइस से डीएनए मतलब क्या, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उसका स्पेसिफिक टैलेंट जो उसको उसके डीएनए से ही आया हुआ है, और वो आप चेक कर सकते हो, वो चेक कर सकते हैं, जिसके चलते आप उसको फिट कर सकते हो। क्योंकि बिजनेस इज अ बिग थिंग, फैमिली इज अ बिग थिंग, यू आर नॉट अ बिजनेस, यू आर नॉट अ फैमिली, पर आप है ना वहां पे एक पुर्जा बन जाते हो, ठीक है। और वो आने वाला जो बंदा होता है ना, एक बहू भी वहां पे भले छोटा सा ही रोल प्ले करे, भले उसका प्रेजेंस के जरिए भी बिजनेस में
ग्रोथ हो सकती है। बिना मतलब कोई भी नहीं आता आपकी लाइफ में। अपने तो भारत में बोलते भी है ना कि हर व्यक्ति जो भी आपकी लाइफ में आता है अपनी किस्मत लेके आता है। बच्चा पैदा होता है तो अपनी किस्मत लेके आता है, एब्सोल्युटली। शादी होती है पर तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप उसको कोसोगे, और हाँ। जैसे जितना उसको कोसोगे आपका बिजनेस भी आपको कोसना शुरू कर देगा, ये पता नहीं चलता आपको। वही पहले वाला जो आपने बताया था अभी, या तो आप अवॉइड करते हो या ब्लेम करते हो, तो या उससे तो फिर आप कंपेयर करते हो। या कंपेयर कंपेयर। दो बच्चों में कंपेयर कर रहे हैं, तो अभी मेरे से नहीं होता कि मैं क्या करूं ना। मेरे को तो दिख रहा है ना, ये बच्चा काम कर रहा है, वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। भाई उसका क्लैरिटी पे लाना होगा। यहाँ पे क्लैरिटी बहुत काम करती है। क्लैरिटी आती है अवेयरनेस से। अवेयरनेस कैसे आएगी? पैटर्न कम करने से। मतलब ये सारा है ना, एक्चुअली ये है तो मतलब इंटरकनेक्टेड है साइकिल है ये सारा। साइकिल। तो मतलब आपको एक सही मार्गदर्शक मिले, आप किसी मार्गदर्शक को सुने कि जो आपके पैटर्न को ब्रेक करे, साइकिल को ब्रेक करे। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो गुड टू सम एक्सटेंट, क्योंकि हमारे पास में कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं कि जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। करते हैं। इट वर्क्स, इट टेल्स यू। पर ये तो नहीं बताता ना आपको कि भाई इस पैटर्न को ब्रेक कैसे करें, नंबर 1। नंबर 2, ये भी नहीं बता पाता आपको कि ये क्यों आया है। ये बोलता है कि नहीं इसको हम टाल देंगे। नहीं, टालना नहीं है उसको, उसकी इंटेंसिटी भी कम करवा देते हैं वो। तो एक्चुअली साइंस के अनुसार इसको देखेंगे ना, तो वो पैटर्न जो आया है वो कुछ बहुत बढ़िया, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आया है। बस उसको आपको उसके ऊपर काम करना है। पर हम अवॉइड करते हैं। अवॉइड में मतलब क्या? शॉर्टकट वाला सॉल्यूशन। तो बहुत सारे लोग शॉर्टकट वाला सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो मेरी गुजारिश यही होती है कि आप शॉर्टकट वाला सॉल्यूशन ना लें। भले थोड़ा समय लगेगा, पर इसको आप पूरा ट्रांसम्यूट कर दें। ट्रांसम्यूट यानी परिवर्तन। थोड़ा एग्जांपल से बताओ कि जैसे आपके साथ कोई ना, इतने सारे आपने केसेस सॉल्व किए हैं, तो कोई ना कोई स्टोरी रही होगी कि क्या नहीं करना है और क्या करने से क्या हो गया। जैसे एक बात बताता हूँ मैं आपको। एक फैमिली बिजनेस में एक ज्वेलरी शॉप है। तो एक बड़ा बेटा जो है वो काम नहीं कर रहा। खास करके बड़े बेटे बर्डन हो जाते हैं। ये घर घर की कहानी है। असलियत तो यही है। हाँ, और वो इसलिए नहीं काम पे जाके नहीं। जब पापा मम्मी बिजनेस का बर्डन लेके आते हैं ना, सबसे सारा बिजनेस का बर्डन उसी पे निकल आता है। भले वो बेड पे सो रहा है बाजू में छोटा बच्चा, उसको क्या समझ में आता है? ऐसा हमें लगता है। नहीं, बेबी इज सोकिंग अप, सुन रहा है वो, सुन रहा है, स्पॉन्ज के जैसा पूरा पानी ले रहा है। सबसे पहला बर्डन वो हो जाता है। फिर वो बिजनेस से बर्डन होके विड्रॉ कर लेता है, और छोटा बच्चा थोड़ा अच्छा बच्चा बनता है, और वो बच्चा ध्यान देता है। पर वो भी बर्डन बनता है, पर वो दिखाता नहीं है। तो माँ बाप बोलते हैं कि ये बड़ा बेटा काम का नहीं है। पर आप ये नहीं देख रहे हो कि भाई पूरा माहौल अब बदल गया है, बिजनेस का माहौल बदल गया है, और वो जो बड़ा बेटा है उसका रोल अलग है। अभी जो उसको बिगाड़ा है, आप चाहे जितना उपाय कर लो, वो फिर से उसी बैक टू कुछ समय मतलब कई लोग उपाय कर लेते हैं, बहुत सारे उपाय कर लेते हैं। वो उपायों से उनको राहत मिलती है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो भी चाहता है बच्चा, लेकिन फिर से बैक टू सेम। जैसे जख्म हो गया, उसके ऊपर बैंडेड लगा लिया, अंदर से आपने हील नहीं किया उसे। एग्जैक्टली। तो वो पैटर्न को रिलीज करना है। वो पैटर्न को आप रिलीज करेंगे, आप देखेंगे। और मेरे साथ में ऐसे कई बिजनेसेस हुए हैं कि फैमिली में बेटा हो या बेटी हो, बहुत दफ़ा तो ऐसा, पहला बेटा बिजनेस से आउट, बेटी ध्यान दे रही है और सब कुछ बेटी को, सब लोग वाह 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 कर रहे हैं। जितनी वाह वाह कर रहे हैं, बेटा उतना नाराज़ हो रहा है। और हमने ये भी देखा कि उसकी वजह से बेटे ने शादी करी, शादी में वो बर्बाद हो गया, और फिर वो बेटी ने सब कुछ किया, फिर बेटी का भी कुछ ऐसा हो गया। मैं आपको मतलब क्या है ना कि ये मेरे पास में ऐसे ऐसे किस्से हैं कि मैं ऐसे बता नहीं सकता ओपनली, क्योंकि वो ऐसे किस्से हैं कि बहुत बड़े सेंसिटिव है। मैं और एक किस्सा बताता हूँ आपको कि एक फैमिली में ऐसा हुआ कि पिताजी ने बहुत कुछ किया दोनों बच्चों के लिए, एक बेटा एक बेटी। और बेटी को कहा कि बेटा तेरे बाप के पास में कुछ कमी नहीं है, जब भी तुझे लगे अपने बाप को तो याद कर लेना। शादी के दौरान बताया। बेटी ने 2 महीने के बाद ही बोला, हाँ पापा ये शादी ठीक नहीं है। आ गई घर पे, और 50 की उम्र में अभी जो दिक्कत दे रही है, और बेटे की शादी भी तबाह कर दी बेटी ने, घर का माहौल खराब हो गया, घर का माहौल खराब कर दिया। और पिताजी को लगा मैंने तो अच्छे के लिए बोला था, ये तो सब गड़बड़ गया। तो यहाँ पे अभी क्या हो गया ना, पैटर्न सारे डिस्टर्ब हो गए, सबके सब पैटर्न्स डिस्टर्ब हो गए। जैसे ही उस बच्ची के बेटी से हम मिले,
और उनके देखे कि क्या पैटर्न्स है। क्या निकला उसमें, क्या पैटर्न से? पैटर्न था अटेंशन सीकिंग, कभी अटेंशन ही नहीं मिला, उस लड़की को अटेंशन ही नहीं मिला। तो अटेंशन, पिताजी ने एक थोड़ा सा अटेंशन जो लाइफ टाइम नहीं दिया था, शादी के दौरान क्या मिल गया, उन्होंने वो पकड़ लिया और शादी को छोड़ के, मतलब तो, और वो उसको भी नहीं पता है कि मेरा अटेंशन सीकिंग है ये, उसको बस चाहिए था कि कोई मुझे ध्यान दे। आप प्रोसेस बता सकते हैं कैसे पता लगा कि आपको अटेंशन सीकिंग का प्रॉब्लम है? देखिए, आपकी आवाज़ जो है ना, आवाज़ सब कुछ बताती है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, मेरे को आपने ऑफ कैमरा भी बताया है ये, मतलब मैं जानना चाहता हूँ इसको, थोड़ा डिटेल में बताइए आप कैसे होता है। तो कैसा होता है कि जैसे कि आप मेरे बाजू में बैठे हो या आपके बाजू में कोई बंदा बैठा है, कोई नाराज के टोन में बात कर रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा, लग जाता। ये छोटी छोटी बात है। लेकिन कुछ बातें गहरी, इसको हम डीप न्यूरो अकाउस्टिक कहते हैं, डीएनए रीपैटर्न कहता हूं मैं इसको, डीप न्यूरो अकाउस्टिक रीपैटर्न। मतलब थोड़ा सा और डीप जाना होता है, तो आपकी न्यूरोसिस की बातें सारी आपकी आवाज में आ जाती है। आजकल आप आते नहीं है यहाँ पे। क्या बोलना चाह रहा है सामने वाला इंसान? सरकास्टिक हो रहा है आजकल, ध्यान नहीं दे रहे, आप बड़े हो गए, सरकास्टिक हो रहा है ना। मतलब ये तो पता चल रहा है हमें। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वो बातों में नहीं लेके आता, लेकिन टोन से नहीं छुपा पाता, तो ये सारी बातें टोन में आ जाती है। तो आप टोन से पता कर लेते हैं? टोन से पता कर लेते हैं। मेरे डीएनए में, मेरा डीएनए का एक्सरे है मेरा टोन। मेरे डीएनए में क्या है, वो मेरे टोन में है। मेरा टोन जो है ना, वो बनाता है या बिगाड़ता है। मेरा टोन, घर में झगड़े होते हैं मेरे टोन की वजह से, मेरे प्रेजेंस में झगड़े रुक जाते हैं मेरे टोन की वजह से, भले मैं कम बात करूं लेकिन मेरा टोन। तो इसीलिए टोन बहुत मायने रखता है। और जैसे मायरा बैन करके, कम्युनिकेशन के जो मायरा बैन करके जो उनकी थ्योरी है, इंडियन नहीं है, नाम इंडियन सा लगता है, मेहराबाई या ऐसा कुछ नाम है, वो कहते हैं कि सिर्फ 7% इफेक्ट है आपकी बातों का। ओके। हाँ, 7% से जो हम बोल रहे हैं, जो शब्दों का। हाँ। ओके। 23% कुछ है आपके, मैं एग्जैक्ट ये नहीं बता पा रहा हूँ, समझ लीजिए आप, मतलब 20% समझ लीजिए पोस्चर का, 10% आपकी बातों का, और अराउंड 63% आपके वाइब्रेशन का असर है, आपके टोन का असर है। इस पे तो हम ध्यान ही दे रहे हैं। और ये आते कहाँ से? ये हमारे डीएनए से। सारा डीएनए में क्या वाइब्रेशन छिपा हुआ है और हमने क्या उसको एक्टिवेट कर रखा है। सारा तो एक्टिवेट नहीं कर सकते डीएनए। अभी ये कैसे काम करता है मैं बताता हूँ आपको। मेरे पास में एक बुक पड़ी है यहाँ पे। बुक है वो जो खाना बनाने वाली बुक होती है, क्या कहते हैं उसको? शेफ, मास्टर शेफ टाइप में। हाँ, कुकिंग की जो कुकिंग बुक्स। हाँ, कुकिंग बुक है, और उसमें मैंने मार्कर डाल रखा है। अभी आपका मूड हो गया, खाना है आपको, मीठा खाना है, और मेरे पास में वो मार्कर डाला हुआ है। मैं वो पत्ता खोलता हूँ, वहाँ पे मेरे को स्पाइसी मटर ऐसा कुछ है, वो मैंने बना दिया। और आप खाना शुरू कर देते हो ये सोच के कि मीठा रहेगा, और आप खाना शुरू कर देते, ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया, दूसरा कुछ बनाओ यार, दूसरा कुछ बनाओ। दूसरे दिन आते हो मेरे पास में, अब बोलते अब वो तीखा नहीं बनाना, मीठा नहीं, मैं समझ गया तुम्हें मीठा बनाना नहीं आता, एक काम करो कोई और बता दो। क्या बनाने के लिए बोलोगे? मान लीजिए हमने इसको और कोई सब्जी बता दी इसको हमने, और तो मैं वो कुकिंग का बुक खोलता हूँ, मार्कर जहाँ पे लगा हुआ है ना वही खुलता है मेरे से बार बार। यही पैटर्न है, यही पैटर्न है। मतलब मेरे बुक में, कुकिंग के बुक में सारे रेसिपीज हैं, लेकिन मेरे से वही खुलता है जो जहाँ पे मार्कर लगा। इसको कहते हैं एपिजेनेटिक मार्क। एपिजेनेटिक मार्क यानी आपका मार्कर कहाँ पे सेट हुआ है। इस मार्कर को हम चेंज कर सकते हैं, ये हम डीएनए रिपैटर्न में करते हैं। आपका जो मार्क जो हुआ है ना, वो एक बार वहीं पे जा रहा है। अरे इसकी गाड़ी यहीं पे क्यों अटकी है भाई? क्योंकि उसका मार्कर वहां पे है। वो भी चाहता है कि नहीं यार, विकास जी इतने दिनों के बाद आए, मैं कुछ अच्छा खाना खिलाऊं उनको, लेकिन बार वो तीखा वाला रेसिपी निकल रही है। यही सारी चीजें कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इसी के अंदर आ जाती हैं। कई बार हम बात करते हैं जी, ये सारी बातें इतने साइंटिफिक नहीं, हालांकि दिस इज ऑल वेल एक्सेप्टेड फिनोमेनन। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ऐसा कुछ इट इज़ वेल एक्सेप्टेड। जैसे डॉक्टर ब्रूस लिप्टन पहले कभी नहीं बोलते सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, लेकिन अभी वो बोलना शुरू किए बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड इट। बट यस,
हाँ, ये कुछ अवेयरनेस तो अब आई है, इन शब्दों को लेकर आई है। जब आप एपिजेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं, मैं अगर बहुत लेमन टर्म में बात करूं तो जैसे मेरे फादर ने जॉब किया या उनके माइंडसेट जैसा उनका है, जैसे वो सोचते हैं, वो दुनिया को जिस नज़र से देखते हैं, तो उनका डीएनए मेरे में ट्रांसफर हुआ, तो क्या मैं भी उसी से देख रहा हूँ और फिर मैंने उसको ब्रेक किया मान लीजिए, तो क्या मेरा डीएनए चेंज हुआ या उसके पैटर्न चेंज हुआ? माइंडसेट चेंज हुआ है, आपने माइंडसेट चेंज किया, डीएनए का पैटर्न अभी चेंज नहीं हुआ है। डीएनए का जब चेंज होता है तो पूर्ण रूप से चेंज होता है, फिर बच्चों में फिर से एक्टिवेट हो सकता है। हमें डीएनए रीपैटर्न करना है, यानी कि वो फिर से पैटर्न फिर से नहीं उभरे, अगर उभरता भी है तो हम उसको फिर से कैसे होता है ये प्रोसेस? तो आपकी अवेयरनेस में आ जाता है कि देखो आ गया वो पैटर्न, और ये सारे पैटर्न जो है एकदम से खत्म भी नहीं होते, उसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी रह जाती है। वो तो इसके लिए हम तरीका बताते हैं कि पैटर्न्स को बकायदा, तो पहले तो हम ये लाइव वर्कशॉप करा करते थे, मतलब 2012 से मैं इसको कर रहा हूँ। पहले फिजिकल वर्कशॉप में 20-30 लोगों के साथ में करते थे, फिर कोविड के बाद में हमने हजारों लोगों के साथ में किया, लोगों को ट्रेमेंडस फायदे हुए, मतलब हमें इतना कुछ ब्लेसिंग्स मिले हैं लोगों के। फिर हमने सोचा क्यों नहीं इसको पूरी लोगों के लिए कर दें। हमने बहुत सारे म्यूजिक ट्रैक्स भी बनाए, सिर्फ ट्रैक सुन के भी लोगों में बहुत ज़बरदस्त फ़र्क आया है। तो फिर अभी इसको हमने ऐसे फॉर्म में बनाया है कि मतलब हमारी टीम भी उनको हेल्प करे और उनको वो कर पाए। क्या होता है, थोड़ा सा असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो हमने उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में बना दिया है सो दैट उसको कोई भी एक्सेस कर सके। बट दिस इज़ वेरी पावरफुल। मतलब साउंड से डीएनए को रीपैटर्न किया जा सकता है, यानी कि आप एपिजेनेटिक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ताकि जो हमारे साउंड डीएनए पे कुछ नहीं करता। ओके, साउंड डीएनए को कुछ नहीं करता, पर ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि जिसके चलते हमारे रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है, क्लैरिटी आने लग जाती है जी, अवेयरनेस बढ़ जाती है। अवेयरनेस बढ़ जाता है। अभी डीएनए रीपैटर्न में क्या होता है, सबसे पहले दो अलग अलग चीजें की बात हो रही है, एक साउंड अलग चीज है, डीएनए रीपैटर्निंग अलग चीज है। जी, साउंड एक मतलब उसमें कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, ठीक है, उसका एक प्रोसेस करवा दिया आपने। हाँ, ठीक है। साउंड एक्चुअली उसका एक ऐसा समझ लीजिए एक पुर्जा है, टूल, एक पार्ट है उसका। पर साउंड से भी परे जो है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बेसिकली मेरा ब्रेन है और मेरा डीएनए है। ब्रेन जो है वो फ्यूचर के बारे में सोचता है, फ्यूचर में क्या अच्छा होना चाहिए वो सोचता है, ठीक है, और हमेशा वो फ्यूचर में रहता है, माइंड हमेशा फ्यूचर में रहेगा। लेकिन अगर अटका हुआ है वो किसी डीएनए के पैटर्न में, तो फिर बार बार पास्ट में चला जाता है, डिप्रेसिव थॉट में चला जाता है। ये डिपेंड करता है कि मेरा नर्वस सिस्टम कैसा है। मतलब इन दोनों के ब्रिज क्या है, मेरा डीएनए और माइंड के बीच में ब्रिज कौन है, नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, यानी ग्रोथ एंड सर्वाइवल मैकेनिज्म, ये डिसाइड करते हैं कि डीएनए से कितना लेना है। अगर मेरा ग्रोथ मैकेनिज्म है तो फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचेगा, लेकिन मेरा सर्वाइवल मैकेनिज्म है तो बार बार मेरे पास्ट में और मेरे पूर्वजों के साथ में क्या बुरा हुआ था, सर्वाइवल, कैसे उनको गुफा में कैसे पानी के लिए तरसना पड़ा, कैसे फूड के लिए तरसना पड़ा, पैसों के लिए तरसना पड़ा, वैसे वो बार बार सर्वाइवल में चला जाएगा। भले भी मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मुझे इन्वेस्टमेंट के दौरान मुझे मेरे पूर्वजों के पैटर्न्स एक्टिवेट हो जाता है, तो ये मेरा नर्वस सिस्टम जो है काफ़ी इम्बैलेंस हो जाता है। तो भले मैं फिर माइंड को कितना रिलैक्स करूँ, आयुर्वेदा की शिरोधारा कर लूँ, मसाज कर लूँ, शांत हो जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, फिर से क्यों, क्योंकि मेरे डीएनए में पैटर्न्स तो वही है। तो नर्वस सिस्टम को मैं ठीक कर लूँ, मसाज कर लूँ, क्या कर लूँ, क्या कुछ नहीं कर लूँ, थोड़ी देर के सारे उपाय थोड़ी देर के लिए होता है। इसलिए मेरे डीएनए के जीन्स, डीएनए में जीन्स मतलब कुछ जीन्स एक्टिव होता है, कॉर्टिसोलिज्म करके जो हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो जितना एक्टिव होंगे उतना ज़्यादा वो डीएनए के जो गहरे पैटर्न्स है उसी पे वो अटक जाता है। इसका सोल्यूशन है अवेयरनेस। तो डीएनए रीपैटर्न से आता है अवेयरनेस, अवेयरनेस से कई सारे पैटर्न टूटते हैं, पैटर्न जैसे टूटता है वैसे अवेयरनेस। तो इसी के चलते कई लोग 20-20, 30-30 बार हमारा डीएनए रीपैटर्न रिपीट करा करते थे, क्योंकि अवेयरनेस बहुत बढ़ता है। अभी अवेयरनेस क्या चक्कर है भाई, भगवद गीता में तो बहुत बोला है, और इसको ज्ञान का है। ज्ञान मतलब नॉलेज नहीं, अवेयरनेस मतलब आपकी एक स्टेट होती है जिसमें आप अवेयरनेस में आ जाते हो कि मेरे अंदर से क्या पैटर्न निकल रहा है। एक जैसे कि लाइट लगी है ना चारों तरफ से, तो पता चलता ना क्या है, तो वैसे आपको आपके पैटर्न्स, एक सर्वसाधारण इंसान अपने पैटर्न को देखना ही नहीं चाहता, लैक ऑफ अवेयरनेस, वो औरों के उंगली करेगा, ये ऐसा वो ऐसा, लेकिन खुद के पैटर्न वो देख ही नहीं पाता। ये एक लेवल का अवेयरनेस। ऐसा इंसान बिजनेस में नहीं कर पाता,
समहाउ बिजनेस और क्रिएटिव्स लोग जो होता है उनका अवेयरनेस एक नेक्स्ट लेवल का होता है। वो अवेयरनेस के चलते वो आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन गहरा बिजनेस होने के लिए नेक्स्ट लेवल का अवेयरनेस चाहिए। तो हम अवेयरनेस के स्टेजेस बताते हैं। एक ऐसा है कि नॉर्मल अवेयरनेस होता है, वो क्या करूँ क्या करूँ, ये करूँ या वो करूँ, ये करूँ या वो करूँ, उसका अवेयरनेस बिल्कुल क्लैरिटी नहीं देता। या तो फिर एक अवेयरनेस ऐसा होता है कि बस उसको भगाते रहता है। एक अवेयरनेस ऐसा होता है कि वो बिजनेस से आउट हो जाता है और बिजनेस ऑटो पायलट पे चल जाता है। ये अवेयरनेस का नेक्स्ट लेवल है। अक्सर लोग तो सर उसी में अटके पड़े हैं, जैसे मुझे करना क्या आप बता दो, मुझे नहीं पता। तो वो दूसरे से ही सॉल्यूशन मांगते हैं, क्योंकि इतना गट्स ही नहीं है कि अपना डिसीजन खुद ले पाए। तो ये भी पैटर्न ही फिर, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलती, मतलब 50-50 साल के हो जाते हैं तो नहीं मिलती उनको। जी, उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते। उनको मेरे ख्याल से एक सेल्फ हेल्प कोई बुक्स पढ़ लो, कोई अच्छा सा क्लासेस कोर्सेस करते रहो, उनको बहुत हेल्प करता है। पर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिनका अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल पे बढ़ गया, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। फिर ये नेक्स्ट लेवल का अवेयरनेस कभी कभी उनको दिक्कत दे देता है, कि उनका अवेयरनेस ही उनको दिक्कत में ले आता है। जरूरत होती है कि उनको और अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। खैर, अभी तो साइंस भी इसको पुष्टि दे रहा है। कैसे? डॉक्टर लिजा मिलर, उन्होंने अचीवमेंट अवेयरनेस और अवेकन्ड अवेयरनेस ऐसे दो बातें कही। अचीवमेंट अवेयरनेस यानी कि इंसान सिर्फ अचीवमेंट की तरफ ही भागता, उसका अवेयरनेस बस एक देखता है कि मेरे को कैसा मिलेगा, मेरे को पैसा कैसा मिलेगा, वो उसका बस दिमाग वहीं पे लगा हुआ है, मेरे को बस इतना ही समझ में आता है, ठीक है। और अवेकन्ड अवेयरनेस मतलब कि वो हर एक चीज को सुनता है, हर एक इंसान को सुनता है, हर एक पत्ते फूलों को सुनता है, और उसको ऐसा कुछ सिग्नल मिल जाता है कि जिसके वो बिजनेस के पार हो जाता है और उसका जीवन सार्थक हो जाता है। अभी ये जो अचीवमेंट वाला अवेयरनेस है, ये इस अवेयरनेस से बहुत लोगों ने पैसा कमा लिया है, बहुत अच्छा लाइफ बना लिया है। बट आर दे हैप्पी? नो। ऐसे लोग मेरे पास में बहुत आते हैं, एंड उनका जो लाइफ बन रहा है अभी, नेक्स्ट लेवल का अवेयरनेस आ रहा है उनमें। अचीवमेंट वाला अवेयरनेस हमें लगता है कि भाई ये चाहिए अपने को, अचीवमेंट वाला अवेयरनेस भी चाहिए। डॉक्टर लिजा मिलर यही बताती है कि अचीवमेंट वाला अवेयरनेस ये बहुत ही कम लोगों को मिलता है, पर मिलने के बाद में है ना, क्योंकि मेरे पास में ऐसे बिजनेसमैन आते हैं, 1000 करोड़ की कंपनी है, 2000 करोड़ की कंपनी है, अभी करोड़ का प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन मेरे से छूट ही नहीं रहा है। मैं ऐसा, आप मेरे को बैठा तो बोलो कि रिलैक्स हो, तो मैं रिलैक्स हो ही नहीं सकता, मेरे को कुछ ना कुछ करते ही रहना है, और मैं खुद परेशान हूं इसमें, जैसे कि मेरे पीछे किसी ने मशीन लगा दी हो। यह है अचीवमेंट अवेयरनेस, उसको बस अचीव ही करना है। वो अब ऐसा बिजनेस उसने कर लिया, वो अपने बच्चों को भी नहीं देना चाहता, 70 की उम्र है, बच्चों को नहीं देना चाहता। अटैचमेंट हो गया, इतनी अटैचमेंट। आपको पता भी होगा, आप ये बिजनेस के बारे में आपसे बात कर रहा था तो समझ में भी आ रहा है, ऐसा लगता है सक्सेशन प्लानिंग में करने नहीं देते, अपने बच्चों को नहीं देते, खून पसीना, मतलब कोई बोलता है अपनी बीवी को दे देगा, लेकिन अपना बिजनेस को नहीं देता, अपने बच्चों को भी नहीं दे पाता। मैंने तो ऐसी ऐसी कंपटीशन देखी है कि माँ हैरान है, क्योंकि बाप और पिताजी में कंपटीशन, जब शाम को खाने पे आते तो फुल फ्लेज कंपटीशन। बाप बोलता है तू मेरे जैसा नहीं कर सकता, और बेटा बोलता है मैं कितना प्रूव करूं, और इतनी जो कंपटीशन चलती है। तो ये सारा जो है ना अचीवमेंट अवेयरनेस है, बहुत अच्छा अचीव कर लिया है इन्होंने, पर ये अचीवमेंट अवेयरनेस को भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाना होगा, और उसके लिए क्लैरिटी, उसके लिए अवेयरनेस, और ये अवेयरनेस आता है पैटर्न्स पे काम करके। तो इसके लिए हम साउंड सुना दें, कौन सा साउंड, उनके लिए कौन सा साउंड चाहिए। अभी ये बिजनेसमैन लोगों के पास में इतना टाइम नहीं है कि मेरी आके क्लास करे। मैं पहले क्लास करा करता था, तब मैंने क्लासेस बंद कर दिए। बस उनको बोलता हूँ कि भाई आपको कुछ नहीं करना, ये साउंड सुनो, ये साउंड सुनने से आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, और सिर्फ साउंड सुनने से अवेयरनेस बढ़ रहा है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो एक मून फ्रीक्वेंसी है, मून फ्रीक्वेंसी से आपका अवेयरनेस काफी बढ़ता है। आपको पता भी होगा मून जो है ना बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूट करता है, ये साइंटिफिक है। मैं कोई भी बात बिना साइंस की बात ही नहीं करूं। साइंस के चलते लेडीज के मेंसेस चलते हैं, सॉरी मून के चलते, फुल मून के असर होते हैं कई लोगों को, वो तो पता ही नहीं है लोगों को कि फुल मून के असर भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते, 2.25 दिन तक रहते हैं, if I'm not wrong। जी, तो मून का जो है ना, मून हमारे अवेयरनेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। मून, सन एंड अर्थ, तो हमने इन तीनों की फ्रीक्वेंसी बना दी है, कोई भी मतलब उसको सुन सकता है। मून की तो हमने फ्रीली अवेलेबल करा दी है कि अब सुनो, लोगों को अच्छी नींद आती है, कई सारे मेंसेस ठीक हो जाता है,
क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी यूट्यूब पे दे रखी है। वेलनेस वाइब करके हमारा जो हम लिंक डाल देंगे यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर भी है ये। नहीं, हम उसी पर्टिकुलर जो मून की जो बता रहे हैं और उसका हमारा link डाल ऐप भी है। ऐप से क्या है ना, ऐप में भी वो फ्रीली अवेलेबल है। हम्म। ऐप में क्या है कि ऐप में उसकी अच्छी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है हमें। ओके। मून की फ्रीक्वेंसी फुल फ्लेज, मून तो बेचारा दे रहा है कि ले लो मेरी अच्छी फ्रीक्वेंसी ले लो, लेकिन हम ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा ओवर एक्टिव ब्रेन है, तो उसको वो शांत करता है और अच्छी फ्रीक्वेंसी ले पाता है। लेकिन ये जो बिजनेसमैन लोग होते हैं उनका अगर 2% भी चेंज हो गया ना तो लाखों करोड़ों का फायदा हो जाता है। तो हम उनको, या लीडर्स को, हम उनको एग्जैक्टली उनकी फ्रीक्वेंसी बना के देते हैं कि आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी कस्टमाइज करके देते हैं। कस्टमाइज। तो वो जो इतना जबरदस्त काम कर रही है, अवेयरनेस भी बढ़ा रही है और साथ में आपका बिजनेस भी बढ़ा रही है, फैमिली रिलेशनशिप भी बढ़ रहा है। और मेरे भारत में फैमिली बिजनेस बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूट करने वाला है आने वाले समय में। आपको पता होगा 300% ग्रोथ हुई है इस 10 सालों में बिजनेस की। और ये जो ग्रोथ इतनी जबरदस्त है, तो उन लोगों में कंट्रीब्यूट कौन कर रहे हैं? ये 300% कौन लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? कौन से बिजनेसमैन है? वो वाले बिजनेसमैन है जिन्होंने अपने पैटर्न्स को तोड़ा है, जिन्होंने अपने अवेयरनेस को रेज किया। मेहनत करने वाले नहीं, कितना मेहनत करेंगे? वही लोग हैं जो जैसे अभी जो नए नए स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं। 2 चीजें हैं यहाँ पे। एक तो जिनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, वो अचानक से ग्रो हुआ है, ओके। और जिनका बैकग्राउंड है वो बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनका माँ बाप का बैकलॉग है। पर यह सही बात नहीं है कि स्टार्टअप सक्सेसफुल होंगे। सक्सेसफुल और सिर्फ फैमिली बिजनेस वाले ज्यादा ग्रोथ करेंगे क्योंकि उनका ऑलरेडी बेस है। बस उनको चुटकी मारने की जरूरत है। चुटकी कहाँ मारे, उसके लिए आपको राइट हथौड़ा मारने वाला चाहिए। वो हथौड़ा 1000 रुपया लेगा और हथौड़ा मारेगा। आप बोलेंगे 1000 रुपये में क्या हथौड़ा मारते हो, लेकिन वो सही जगह हथौड़ा मारता है, उसको पता है कहाँ हथौड़ा मारना है। साउंड पे आपने एक दो चीजें ना मुझे पूछनी है आपसे। हम भी जब अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, जैसे आज भी मेरे पर मैसेज आया हुआ है, सर 15 साल हो गए नींद नहीं आती है। मैं कहा 15 साल से नींद नहीं आ रही तो भाई जिंदा कैसे हो? खैर, क्योंकि लोग प्रॉब्लम को भी एग्जेजरेट करते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, हो सकता है ना भी हो। तो उसके ऊपर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हैं यूट्यूब पर कि ये वाली फ्रीक्वेंसी सुन लो नींद अच्छी आएगी, या ये वाला कर लो तो आपका फोकस बढ़ जाएगा। तो कैसे पता लगेगा कि ये सही है गलत? देखो, ये तो तुक्के मारने वाली बात हो गई। मतलब यूट्यूब में क्या, सब जगह आजकल तो सब जगह, लेकिन जिसको काम करना, जिसको रिजल्ट चाहिए ना, वो एग्जैक्टली टू द पॉइंट काम करता है। देखो, मेडिकल में तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, सारी मेडिकल की मेडिसिन की उठा उठा के खा लो थोड़ी ना मेरा ठीक होने वाला है। तो वैसा कुछ है और हमें नहीं पता किसने क्या बनाया है। तो इसलिए बेहतर है कि उसका जो जानकार हो उससे। अभी मैं बताऊं आपको, हमारी मून फ्रीक्वेंसी से इतने लोगों के फायदे हुए हैं, नींद ठीक हुई है। वैसे स्लीप ट्रैक भी बनाया हमने, लेकिन मून फ्रीक्वेंसी क्या करता है ना, आपके इमोशंस को बैलेंस कर देता है। लेकिन जिसके इमोशंस बहुत बिगड़े हुए हैं उसको तकलीफ देता है मून फ्रीक्वेंसी शुरू के 2 दिन। अच्छा। हाँ, तो फिर वो गाली देना शुरू कर देता है। हमने कई गालियां भी मिली है, ब्लेसिंग्स तो बहुत मिली है, पर गालियां भी मिली है। और आजकल क्या है कि ये सारा ऑनलाइन का जमाना है, कोई भी उठ के गालियां तुरंत दे देता है। तो पहले 2 दिन में वो डिस्टर्ब हो गया। हाँ, ओके, वो इसलिए हो गया क्योंकि वो सरफेस लेवल पे आता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, ये उन लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करता है जो अवॉइड ब्लेम और कंपैरिजन, इन 3 चीजों के परे जाकर काम करना चाहते हैं। तो हमें समझ में आता है लीडर्स और जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, वो बहुत दफा कंप्लेन और ब्लेम और अवॉइडेंस के थोड़ा लेवल पे ऊपर होते हैं। बस उनको चुटकी मारने की जरूरत होती है। और कोई इंसान कभी कभी एकदम छोटे फैमिली से आता है, छोटा बैकग्राउंड से आता है, बट तैयार है, तो उसके लिए जबरदस्त काम कर जाता है। लेकिन किसी लिए कुछ भी करो वो तो बस तैयार ही नहीं यार, डिनाइल स्टेट में फुल टू। इसको स्टेप बाय स्टेप बताओ। मान लीजिए मैं एक बिजनेस चलाता हूँ, छोड़ देते हैं किसी और की बात, मेरा एक बिजनेस है, मैं काउंसलिंग के अंदर हूँ, कोचिंग के अंदर हूँ। अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ अटका पड़ा हूँ, ठीक है। अब क्या अप्रोच रहेगी मेरी, कैसे मैं ढूंढूंगा आपको, या क्या फर्स्ट स्टेप क्या होता होगा, कैसे मैं अपने पैटर्न्स को समझूंगा, मतलब क्या होगा क्या? मुझे तो आप ये बताओ। पहली बात तो मैं बताऊं आपको कि मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ। आप देखेंगे इंटरनेट पे कहीं पे भी, मतलब मेरा चैनल मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, लेकिन मैं लोगों को नहीं मिलता हूँ। मुझे एक पता है, जिसका समय है वो कैसे भी करके मुझे ढूंढ लेगा। ठीक है, ठीक है। और अगर ढूंढ लेता है तो सबसे पहली बात, हम आपका सिर्फ वॉइस सुनते हैं। आपके वॉइस से आप हैरान हो जाएंगे, उस लेवल पे पैटर्न बताते कि इस पैटर्न से आप अटके हो। और आपको भी पता होता है कि हाँ यार, पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। एक्चुअली हमारे 10 पैटर्न होते हैं जो हमें टॉप पे ले जाता है। 10 पैटर्न और 10 पैटर्न हमें डाउन करते हैं। ये ऐसा क्यों किया है हमें इस यूनिवर्स ने? क्योंकि अगर टॉप पे चढ़ाया जाए तो आप
इगोइस्टिक बन जाओगे तो आपको बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा पंक्चर करना हम चाहिए। भरमास में ही हो जाएगा, ईगोस्टिक इस लेवल पे आ जाएगा। यस। हाँ। तो इसलिए यूनिवर्स ने जानबूझ के, और पंक्चर पैटर्न भी काम क्या है, वो पंक्चर पैटर्न इसलिए कि सो दैट हम वो हमारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है ओके। कि अगर कोई एकदम उदार है, जनरस है, वो हर जगह पैसा डाल रहा है तो भी गड़बड़ है, तो उसको कभी कभी बचाया जाता है। तो स्कार्सिटी का पैटर्न भी कभी कभी हेल्प करता है। मतलब ये पैटर्न्स हमें हेल्प भी करता है, लेकिन कुछ लेवल पे जाके उनको भी तोड़ना होता है। तो इसीलिए उद्योगी, मतलब बिजनेसमैन को मैं उद्योगी कहता हूँ। योगी और उद्योगी एक ही स्टेट है। तो योग से जितना आप ग्रो नहीं करते ना, उतना उद्योग से ग्रो करते हो। इसलिए भगवत गीता में कहा है, व्यवसायत्मका बुद्धिर एकः कुरुनंदन। एक बुद्धि आनी चाहिए तुम्हारी, और एक बुद्धि तभी आएगी जब इस पैटर्न को काटा, इस पैटर्न को काटा, इस पैटर्न को काटा। तो ये 10 पावर पैटर्न और 10 पंक्चर पैटर्न, इनके परे हो तुम, तो उस पैटर्न के पहले तो आपको रियलाइज करवाया जाता है ये पैटर्न है। आप हैरान होते हो, अरे हाँ यार ये पैटर्न है मेरे, और ये पैटर्न तो मैंने देखे नहीं। वॉइस स्कैन से जो हम आपको आवाज भेजेंगे। जी। ओके। और फिर आपको क्या चाहिए इस दुनिया से, आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसमें आपकी कहीं एनर्जी और समय वेस्ट हो जाता है। तो प्रायोरिटाइज करना सिखाते हैं उसमें। हाँ जी, क्या चाहिए और आपका मिशन क्या है। आपकी आवाज से आपका मिशन आता है, और जिसके चलते आपके लाइफ के 10 से 15 साल बच जाते हैं। अच्छा, अक्सर लोगों को लेकिन पता ही नहीं उनको चाहिए क्या। भाई पैसा सबको चाहिए ऐसा बोलते हैं, अच्छा घर हर किसी को चाहिए। एक्चुअली विकास जी, आप बताइए मुझे, अगर आपको पता चल जाए कि आपको क्या चाहिए खाने में, होटल में, तो कितना सॉर्ट आउट होगा, सरल हो जाएगा सब कुछ, सरल हो जाएगा ना। लाइफ सरल भी होता है, और जिसको कहते हैं ना समृद्धि, वो समृद्धि आना शुरू हो जाती है। मतलब यश या सक्सेस, या कहते हैं ना सफलता तो सबको मिलती है, पर सुफलता जो होती है ना, वो तब मिलती है जब आपको पता चलता है कि मुझे क्या चाहिए। सफलता, सुफलता, सुफलता, सुफल, जो मुझे क्या फलेगा। हाँ, सफलता सिर्फ आपको हेल्प करती है आपका नाम करने में, वो आपको मजा देगी इसकी कोई गारंटी नहीं। पर सुफलता जो है आपको फलित भी होती है, और आपके घर वालों को और सबको फलित होती है, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हो जाता है, और आप वाइब्रेशंस को बांटना शुरू कर देते हो। आप बात नहीं करोगे लोगों से, लेकिन वो ऐसे बटते हैं, ऐसे नया शब्द तूने मारी एंट्री आ तो दिल में बजी घंटिया रे टन 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 टन, ये होना शुरू होता है। ओके, वंडरफुल। फिर आपने हमारा वॉइस स्कैन लिया, आपने एक रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट मतलब आपने पैटर्न्स बताए कौन से 10 टॉप्स के हैं या वर्स्ट कौन से हैं, फिर आपने क्लैरिटी दी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फिर आप साउंड ट्रैक्स देते हैं। जी, साउंड, उनको पूरा रिपोर्ट देते हैं। अच्छा। फिर एक साउंड ट्रैक बना देते हैं उनको। 21 डेज में ही डिफरेंस होना शुरू होता है। ओके, और कितनी देर के होते हैं साउंड ट्रैक्स? साउंड ट्रैक भले वो 1 घंटे के होंगे, लेकिन आपको जब वो पैटर्न आता है तब उस समय सुनने होते हैं, तो वो रिप्लेस कर देते हैं आपके भीतर के पैटर्न को। आप नोटिस करते हो, बकायदा नोटिसेबल चेंज होता है उसमें। तो कोई साइंटिफिक वैलिडेशन भी होता है? साइंटिफिक वैलिडेशन है इसमें बकायदा। मैं कोई भी चीज बिना साइंस के कर ही नहीं रहा हूँ। मैं भी मान रहा हूँ, क्योंकि आप जब हम एजुकेशनल बैकग्राउंड देखते हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप चीज़ों को जानकर ही करते होंगे, यानी कि समझ के ही करते होंगे। जी, तो बेसिकली बात ऐसी है कि अभी इस पे बहुत काम हो रहा है। एआई के चलते कई सारे लोग अपने कंपनी में ये लगा रहे हैं, फिट कर रहे हैं कि सामने वाला कॉल जो कर रहा है वो कैसे कॉल कर रहा है, अच्छा, उसका मूड क्या है, तो उसके मूड के अनुसार बात करो। हमें हायर करना है तो किस टाइप के मूड चाहिए, तो उसके लिए एआई बेस्ड ये सारे ऐप्स बन रहे हैं। पर इस लेवल पे जो हम कर रहे हैं ना, क्योंकि हम पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस लेवल पे नहीं हो रहा है। और दूसरा, एम्स में, अपने दिल्ली एम्स में डिप्रेशन आवाज से फाइंड आउट करने का, ये आवाज से पता लग जाएगा डिप्रेशन है या नहीं। यहाँ तक कि डायबिटीज का भी बकायदा रिपोर्ट, साइंस बेस्ड है ये सारा। ठीक है, ये आप निकाल के देते हैं कि ये इसमें ये वाला डिजीज भी हो सकता है? मैं नहीं निकालता भी। अच्छा, मतलब ये रेडिली ऐसा अवेलेबल है, ये एम्स में भी किया हुआ है, और कुछ डॉक्टर्स, कुछ साइंटिस्ट, और ऑल ओवर वर्ल्ड में बकायदा इसके रिसर्च पेपर अवेलेबल है। हम आपको एक बात बताते हैं। आपने हमें पूछा था कि हम जो आसपास साथ में बैठते हैं तो क्या होता है। देखिए, जितने भी लोग, थैंकफुली मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि हमारे साथ में जितने भी लोग जो जुड़े हैं उन्होंने नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ देखी है। जो भी कोई, मतलब भले अभी ये मेरा इसमें कुछ नहीं है, बट व्हाट आई कैन से इज कि जब मैंने मेरे डीएनए पे काम करा ना, तो बाकी के लोगों में भी वो बदलाव आना शुरू हुआ।
तो फिर भले वो पॉडकास्टर हो या कोई भी हो, उन्होंने नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ देखी है। तो मेरा लाइफ का पर्पस जो है ना कि लोगों को हीरो बनाना। मैं मेरे स्कूल से देखते आ रहा हूँ, मेरे कॉलेज से देखते आ रहा हूँ, हर कोई हीरो बन जाता है जो मेरे प्रेजेंस में आता है, जो मेरे साथ में रहता है। तो मैं ये मेरे लिए सोचने वाली बात रही कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी कौन सी बात है। पर वो मेरा पर्पस ही है। ये बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज माई पर्पस, कि लोगों को अपने जीवन का हीरो बना देना। तो मैं तो बांटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस सामने वाला लेने के लिए भी तैयार होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए। तो फिर इसलिए मैंने अभी क्या कर दिया है कि पहले तो हम लोगों को बांट रहे थे। मतलब मुझे सबसे बेहतरीन तरीका लगा वेबिनार में। मैं आपको बताऊं, कोविड के बाद में एक महीने में हम 5-6 हज़ार लोगों को टच करते थे। बहुत लोगों का फायदा हुआ भी, बहुत लोग कनेक्ट हुए। लेकिन उसमें जो है ना, ऐसे भी लोग आ जाते हैं कि जिनको बस कंप्लेन ही करनी है, बस आके देखना है। जैसे बुक खरीद लिया 200 रुपये में, हाँ मेरे को सब समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता। उसको उसकी चीज़ें लेनी होती है, ग्रहण करनी होती है, ग्रहण। तो ये रिसेप्टिविटी जब तक नहीं आए तब तक ये नहीं होता। तो आपने अब जब कहा, तो ये बिजनेस जो है ना, बिजनेस का माहौल आने वाले समय में, ये बिजनेस का समय, और इस बिजनेस के लिए हमें हर किसी को अपने पैटर्न्स को ब्रेक करना होगा। ओके। ये जिस तरह से आप बात कर रहे हो ना, तो मेरे को भी क्वेश्चन ध्यान आ गया। अभी हम किसी पॉडकास्ट में थे तो मैंने बात पूछ ली उनसे कि मैंने कहा आप इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलते हो, 500 करोड़ का टर्नओवर है, किसी का 1000 करोड़ का है, मैं कहा इनको भी तो दिक्कत होती होगी ना, डिप्रेशन आता होगा, एंजाइटी आती होगी, ओवर थिंकिंग होती होगी। कहते यार उनको अपने काम से रिलेटेड दिक्कत होती है, वो बाकी चीज़ों में नहीं फंसते। मतलब उनकी रिसेप्टिव जो पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। तो वो जब किसी के साथ मेंटोरशिप लेते हैं या किसी के साथ बात करते हैं तो उसी लेवल पे ही बात करते हैं, तो रेजोनेंस इसलिए स्ट्रांग हो जाता है। और जो अभी उस लेवल पे है, जिसके लिए छोटे मोटे झगड़े, घर के बाहर के ट्रैफिक जिसको इतना डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो अभी उस लेवल के लिए बना ही नहीं है। एक्चुअली विकास जी, ये बहुत ही जबरदस्त अवस्था है। ये जो स्टेट है ना, ये एक बहुत बढ़िया अवस्था है जो बहुत कम लोग अनुभव करते हैं। पर ये लोग भी नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, ये लोग भी उद्योगी हो सकते हैं। कैसे? अपना अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाकर, क्योंकि उनका अवेयरनेस अभी अचीवमेंट वाला अवेयरनेस है, जो डॉक्टर लिजा में मिलर बता रही है ना। तो अचीवमेंट वाला जो है ना, एक लेवल पे आपको क्या बोलते हैं उसको, कि सेटिस्फेक्शन देता है, पर वो होलनेस नहीं देता। वो होलनेस आपका अवेयरनेस, जो आपको भीतर भी और बाहर भी पूरा एक यूनियन में ले आता है, वो आपको हेल्प करता है। होलनेस, द कंप्लीटनेस। और ये पॉसिबल है। मतलब हम इसको बिजनेस की अवस्था कहते हैं। पहला शूद्र वैश्य, ये अवस्था तब होती है जब बिजनेसमैन खुद मेहनत करता है। फिर क्षत्रिय, जब अपने पैटर्न को तोड़ता है। कुछ लोग क्षत्रिय की अवस्था में ही रहना चाहते हैं, पर क्षत्रिय की नेक्स्ट अवस्था है ब्राह्मण की अवस्था। ब्राह्मण मतलब नॉट द कास्ट वाइज, इट्स द स्टेट, कि जहाँ पे फ्लो है, नेचुरल फ्लो है, एंड दैट इज पॉसिबल। ओके। तो ये जो कास्टिज्म था उसका पर्पस इस तरह से था, अपने आप को जानने का। जी बिल्कुल। और बिल्कुल। हमने किसी और इसको जी, क्योंकि भगवद गीता में तो कहा भी है बकायदा कि गुण विभागशः, क्या है वो, कि ये जो सारे गुण जो है वो आपके कार्यों के अनुसार है, उसको विभाग किए गए हैं वैसे। अच्छा, एक बहुत कॉमन समस्या है जिसपे लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री बन चुकी है, प्रोकास्टिनेशन। जी, टालने की आदतें। तो इसमें भी क्या ये पैटर्न्स होते हैं? क्या इसमें भी ये साउंड या नाद हमें हेल्प करता है? जी। एक्चुअली प्रोक्रास्टिनेशन जो है बेसिकली, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि लोग प्रोक्रास्टिनेशन सिम्टम पे काम कर रहे हैं, उसके रूट पे कोई काम नहीं कर रहा है। हर किसी का रूट अलग अलग होता है। एक्चुअली जब भी आप अपने पर्पस के खिलाफ जाते हो, मिशन के खिलाफ जाते हो, इट्स लाइक कि मेरा, देखिए ये मेरा पर्पस, दोनों हाथ इकट्ठा आगे बढ़े तो ये बहुत फोर्स से आगे बढ़ते हैं, पर एक यहाँ पे जा रहा, दूसरा यहाँ पे जा रहा। मेरे अंदर का पर्पस चाहिए कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, पर मेरे माइंड में किसी ने प्रोग्राम कर दिया, मोटिवेट कर दिया मेरे को, तू ये कर ले, मैं वो करता हूं। तो हम दोनों में जो है ना, अपार्ट हो जाता है, एनर्जी का डिवाइडेशन खिंचाव। होता है। ओके। वो खिंचाव जो है ना, वो मुझे थका देता है, और मैं बिना मतलब थकान में जा रहा हूँ। सो बेसिकली दे आर ऑल टायर्ड पीपल, बर्न आउट पीपल, फटीग में आ गए। और वो फटीग को कोई प्रोक्रास्टिनेशन बोल रहा है, कोई टायर्डनेस को प्रोक्रास्टिनेशन बोल रहा है। प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट द रियल प्रॉब्लम। द रियल प्रॉब्लम इज कि अवॉइडेंस वाली स्टेट आ गई है। ओके। तो वो चाहे जितना रिलैक्स कर ले, अब
वो थकान नहीं मिटती। डीप रेस्ट तभी मिलेगी जब वो अपने पर्पस पे आ गए, मिशन पे आ गए। बस एक स्टेप उसको एक्चुअली तो फिर क्यों नहीं दिया गया, इस यूनिवर्स ने सबको मिशन बांटा क्यों नहीं ऐसे? तो उसकी वजह यह है कि एक लेवल का यूनिवर्स कहता तू एक कदम उठा, मैं 10 कदम उठाऊंगा, लेकिन एक कदम भी उठाने के लिए तैयार नहीं है। एक्चुअली इस दुनिया में भगवत गीता में भी 2 तरीके बताए हैं। एक मार्ग ऐसा है कि तू पूरा सरेंडर कर दे मुझे, कोई पर्पस वगैरह कुछ नहीं, स्वधर्म वगैरह की कोई बात नहीं है। और दूसरा कर्मयोग। भगवत गीता की खासियत क्या है ना सब स्क्रिप्चर्स में, कि वो कर्मयोग की बात करता है कि कर्मों के द्वारा तुम फ्री हो सकते हो। तो दूसरा मार्ग है तुम अपने स्वधर्म पे काम करो। स्वधर्म यानी फाइंड आउट करो कि मेरा स्वधर्म क्या है। बिना मतलब कोई आया नहीं है इस दुनिया में, तो स्वधर्म का काम कर ले और करता जा, तो वो जो चीज़ है ना तुम्हें फ्री कर देगा। तो हर कोई अपना स्वधर्म ढूंढ सकता है, और स्वधर्म ढूंढने के लिए मुझे मेरा काम छोड़ना नहीं है। ओके जो मेरा काम है उसी में मुझे मेरा स्वधर्म ढूंढ लेना है, और विच इज़ वेरी पॉसिबल। ठीक है, तो बस मुझे एक कदम उठाना होगा, एक कमिटमेंट ले लेनी होगी कि यस आई वांट टू वर्क ऑन माई सेल्फ। फिर भले मेरे अंदर से कुछ भी निगेटिव आ जाए। मुझे एक बात बताइए, आपका पैटर्न अगर आपको दिखे तो प्रॉब्लम है, या औरों को दिखे तो प्रॉब्लम है? औरों को दिखे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, मुझे दिख जाए मैं दूर तो कर लूंगा। एग्जैक्टली सही बता रहे हैं आप। लोग उल्टा कर रहे हैं, मैं नहीं देखूं, लोग देखे तो देखने दो, वो उनका प्रॉब्लम, लोग ही बुरे हैं। पर मेजर लोग 70% लोग अपना पैटर्न देखना ही नहीं चाहते। मैं हूं ही नहीं ऐसा। मैं जब रिपोर्ट बनाता हूं कुछ लोगों का, नहीं 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 ऐसा है ही नहीं, फिर उनकी वाइफ बोलती नहीं नहीं ऐसे ही है ये ये वैसे ही है जैसे किसी को थोड़ा सा ऊंचा सुनता हूँ ना, फिर जब उसको कोई लोग बोलते हैं यार भाई तुम इतना ऊंचा बोलते क्यों? मैं कहाँ ऊंचा बोलता हूँ यार, मैं तो एकदम आराम से बोलता हूँ, तुम्हें गलतफहमी है। और आप मतलब मेरे ख्याल से आप भी इसके बारे में आप खुद भी जो करते हैं DMIT, तो आपने भी देखा होगा कि लोग मानते ही नहीं है कि उनके अंदर वो बात है। नहीं मानते, सही बात है। वाह। अब मुझे कई बार अचरज तो होता है, तो देखो ब्रेन तो समझते हैं, लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है, कई बार शॉकिंग भी लगता है। अलग मिक्स से इमोशंस होते हैं। पता है हेल्दी खाना है, इंक्लूडिंग मी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनसे बाहर हूँ। पता है जिम जाना है, योगा करना है, कर लिया, नहीं किया। तो कई बार डिसिप्लिन में लाइफ चल रही है तो बहुत अच्छी चल रही है, कई बार इनडिसिप्लिन आया तो बहुत ही जबरदस्त लेवल का इनडिसिप्लिन आ जाएगा। तो समझ ही नहीं आता चलता क्या है लाइफ में। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मालूम है भाई, बाहर का अभी नहीं खाना कुछ दिन के लिए, मालूम है सुबह उठ के योगा करना, फिर भी नहीं होता। बिल्कुल, मतलब बात यह है कि मैं बेहतरीन जीवन चाहता हूँ, मैं बदलाव चाहता हूँ, लेकिन मेरा DNA जो है वो नहीं चाहता। तो इनकी दोनों की लड़ाई है, और इसमें जीतेगा कौन? हमेशा जीतेगा मेरा DNA। इसमें साइंस भी क्या कहता है, विल पावर जीतेगा या इमेजिनेशन जीतेगा। अब ये इमेजिनेशन कहाँ से आता है? तो हमारे भीतर से आता है। विल पावर नहीं जीतता, इमेजिनेशन जीतता। पता ना आपको वो स्टोरी पता होगी कि मतलब विल पावर, सुना दो सर आप। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की थियरी में एक बात बताई जाती है कि अगर किसी ने विल पावर से बोला कि मैं 2 बिल्डिंग के ऊपर से एक फली से एक बिल्डिंग को दूसरे बिल्डिंग क्रॉस कर जाऊंगा विल पावर से, यस आई कैन डू इट बोल के, तो वो विल पावर हार जाएगा, क्योंकि उसका इमेजिनेशन बोलेगा नहीं तो गिर जाएगा, तो वो गिर जाता है। लेकिन अगर उसका इमेजिनेशन अगर तगड़ा है तो वो चल के निकल जाएगा। तो इमेजिनेशन क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हमें इमेजिनेशन करना चाहिए। देखो भगवत गीता के पाथ में इमेजिनेशन इज नॉट रिकमेंडेड। विजुअलाइजेशन जो आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया जाता है, सिखाया जाता है, बट विजुअलाइजेशन इज नॉट रिकमेंडेड। हाँ, मतलब इट गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट विजुअलाइजेशन, क्योंकि आपकी बीमारी ठीक करता है, रिजल्ट देता है। व्हाई इट्स नॉट रिकमेंडेड इन भगवत गीता? और कहाँ मतलब ऐसा लिखा है? मतलब मुझे नहीं, मैंने नहीं पढ़ी इतनी डीप में, याद भी नहीं है मुझे। 6 अध्याय 2 वर्ष। अच्छा हाँ, तो और अब जो मतलब जो पहुंचे हुए हिमालय के, या जो ये वो वाले नहीं गुरु कि जो विजुअलाइजेशन सिखाते, चक्रा के कलर सिखाते, नॉट दोज काइंड ऑफ गुरु। वो वाले गुरु को आप पूछ लेना कि जो वो बताएंगे आपको। उसका दिक्कत यह है कि आपको वो विजुअलाइजेशन में और आपको रिवेलेशन में फर्क नहीं समझाने देते। आपको विजुअलाइजेशन और आपको रिवेलेशन एक लगता है। रिवेलेशन होते स्ट्रांग, और विजुअलाइजेशन ये आपकी मन का मनगढ़ंत बात होती है जो आप कॉन्शियसली करते हैं। दैट हेल्प्स, पर एक चीज से दूर रख देते हैं आपको। यू कैन डू दैट, मतलब इट्स अप्रिशिएबल, मतलब एडमायरेबल। बट अगेन अगर आपको लॉन्ग टर्म इसके कोसिक्वेंसेस पता है तो फिर आप वही करोगे। स्पिरिचुअली अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको आपके अवेयरनेस को ग्रो करना है,
तो हालांकि कुछ लोगों ने विजुलाइजेशन से भी अवेयरनेस ग्रो करा है, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे हमें नहीं पता। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा टॉपिक ये है कि ये जो भटकना जो हो जाता है ना, उसकी वजह बस एक ही है, द्वंद्व कहा है इसको, मेरा माइंड कुछ और चाहता है और मेरा डीएनए कुछ और चाहता है। अगर इसमें भी अगर मेरे डीएनए के स्ट्रेंथ पॉइंट को मैं ले आऊं और उसके साथ में काम करूं, तो मेरे माइंड के चैलेंजेस भी आसानी से काम कर सकता हूं और मेरे डीएनए के चैलेंजेस पे भी, और जिसके चलते मेरा नर्वस सिस्टम जो है उसको सर्वाइवल से ग्रोथ मैकेनिज्म में बदलना आसान हो जाता है। थ्रू साउंड, यस, थ्रू साउंड भी। कौन सा साउंड मैं बात करूं आपको, हमारे भीतर कंटिन्यूस साउंड चलता है। बाहर का साउंड तो एक मेथड है, मैं जितने भी साउंड जो दे रहा हूं ना, वो सारे साउंड आपको कान को ठीक करता है। कान ही बिगड़ा हुआ है तो अंदर का कोई साउंड काम नहीं करता। आपका अंदर का साउंड तो और कुछ नहीं करना, कोई और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस वो साउंड सुनो आप। वो साउंड आपके कान के साउंड को ठीक करेगा। कान का साउंड ठीक करने से आपको भीतर की आवाज जो है आपको और आगे ले जाएगी। हो सकता है किसी को कम समय लगे, किसी को ज्यादा समय लगे। और इससे क्या डिजीज भी ठीक होती है? डिसीजेस बहुत लोगों ने बताया है कि ठीक हुआ है, डायबिटीज, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, नी पेन, बैक पेन, यहाँ तक कि मैं खुद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हमारे कई सारे वॉलंटियर्स भी वहाँ पे जाके हेल्प करते हैं। लोगों को बहुत हेल्प मिली है, राहत मिली है। पर हम कैंसर ठीक करते हैं ऐसा नहीं बोल सकते हम नहीं, पर इट इज़ हेल्पिंग देम। पर कई सारे लोगों के डायबिटीज़ में, आर्थराइटिस में, ब्लड प्रेशर सुनने से उनको इम्प्रूवमेंट उन्होंने देखा हुआ, ऐसा लोग बोलते हैं। और सुनना भी कैसे होता है? आंखें बंद करके सुनना होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं, आप अपना काम करो। अच्छा। वो आंखें बंद करने वाले वो बाइनोरल बिट्स होते हैं, वो सब्लिमिनल होते हैं या ब्रेन वेव एंटरनमेंट होता है। हम जो साउंड बनाते हैं वो प्योर टोन वाले साउंड है, और ये सल्फेजिया भी नहीं है। कुछ लोग सल्फेजिया के बारे में बात करते हैं, तो वो भी नहीं है। और दिस आर टोन्स विच आर प्योर टोन एंड विदाउट इवन पुटिंग हेडफोन्स दे वर्क। भले आप छोटा सा वॉल्यूम करो, आपको भी हेल्प मिलेगी, बाकी सब लोगों को भी हेल्प मिलती है। अभी आपने 4-5 नए वर्ड्स ले दिए हैं, तो एक बार हमारी ऑडियंस के लिए बता, बाइनरल बीट्स क्या होती हैं, सल्फेजिया क्या होता है, ये सारी चीजें थोड़ा सा बता दो। बाइनरल बीट्स मतलब एक हमारा ब्रेन जो है ना, वो साउंड को रिस्पॉन्ड करता है। ओके। साउंड के अनुसार हमारी ब्रेन की स्टेट बदलती है। ओके। तो उसमें 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज छोड़ी जाती है, इस कान में अलग, इस कान में अलग, और तीसरी फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए ब्रेन अलग ही स्टेट में चला जाता है। उसके लिए हेडफोन लगाने पड़ते हैं। इट्स गुड और इट्स नॉट गुड? बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है ना, इसलिए। हाँ, इट्स गुड और नॉट गुड वो बनाने वाले पे डिपेंड करता है, कौन बना रहा है। तो फिर तो रिस्की है। तो बेसिकली रिस्की मतलब मैं जानता ही नहीं वो किस चीज की है, या उस पर लिखा है, मैंने उस पर मान लिया, हाँ, उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज देख लिए। देखिए, ये हमारे ब्रेन के साथ में काम करने जैसा है, तो बेहतर है कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ में काम करें कि जो हमें लगता है कि ये ट्रस्टवर्दी है। एक आपने एक और वर्ड यूज किया था, सल्फेजियो, मतलब अमेरिका में या ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी वो बहुत एक ट्रेंड चल रहा है कि कुछ पर्टिकुलर हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज होती है, वो बजाओ, यूट्यूब में भी मिल जाती है। उसको बजाने से ऐसा, अभी वो कितना वो प्लेसिबो इफेक्ट है या क्या इफेक्ट है हमें नहीं पता, बट यस, लोग कई सारे उसको सुन रहे हैं। मैं नॉर्मल अगर बात करूँ ना, जैसे हम कुछ सॉन्ग सुनते हैं, जैसे उड़ी का कोई सॉन्ग चल जाए, बॉर्डर मूवी का सॉन्ग चल जाए, तो हमें पेट्रोटिज्म की भावना आ जाती है। कोई अगर रोमांटिक चल रहा होगा तो शायद हम पुराने पास्ट में चले जाते हैं। सैड सॉन्ग चल रहा होगा तो पुराने ब्रेकअप्स याद आ जाएंगे। तो ये साउंड्स का इम्पैक्ट तो पड़ता है हमारे इमोशंस पे। अगर हमारे सारे प्रोग्राम्स अगर म्यूट करके देखो अभी मैं फ्लाइट से आ रहा था तो मेरे बाजू में फिल्म डायरेक्टर बैठा हुआ था। okay. बोले कि साउंड का इतना असर है। तो हमने बोला आप कौन सा फिल्म बनाते हैं? तो उन्होंने एक हॉरर फिल्म भी बनाई, तो उसको म्यूट करके देखेंगे तो क्या होगा? बोलता असर ही नहीं, सारा साउंड पे ही है। तो साउंड जो है सारा इमोशंस के साथ में काम करता है, और हमारे भीतर ऐसा साउंड है कि जो सारे इमोशंस के परे ले जाता है हमें, और हमें रूट, जिसको स्थित प्रज्ञा कहा है, रूटेड बना के रखता है। इसलिए हम एक खास प्रोग्राम करते हैं, साल में 2 ही बार करते हैं, फिजिकल प्रोग्राम। जो हमारे बहुत ज़्यादा जान पहचान है एकदम, जिनको करना ही है। इस प्रोग्राम का नाम है नेवल एक्टिवेशन। नेवल एक्टिवेशन करके ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा। आपके नाभि को एक्टिवेट करते हैं। इसको करने के बाद में आप वो नहीं रहते जो पहले थे, क्योंकि आपकी 72,000 नाड़ियाँ आपके नाभि में आके मिलती है। आपके सारे डीएनए वहीं पे आके कम्युनिकेट करते हैं, और फिर वैसे आपका अनुसार लाइफ चलता है। नाभि पे आने के बाद में आपका लाइफ ही बदल जाता है। कितने दिन का प्रोग्राम होता है? ये 3 दिन का प्रोग्राम होता है। इसमें फिजिकली हम एक ही दिन मिलते हैं। अच्छा, ठीक है।
तो ये हाई वैल्यू प्रोग्राम है, बहुत ही मतलब 1000 करोड़ टर्नओवर वाले बिजनेसमैन भी आते हैं, और यहाँ तक कि हाउस वाइफ भी आती है, यहाँ तक कि रिक्शा ड्राइवर भी आता है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स ही ऐसा है कि आप सेम नहीं रहते, क्योंकि आपने माइंड की जो बात बता रहे थे ना, माइंड ये एक, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक पूरे दुनिया में एक छोटा सा डॉट है, वैसे माइंड ये एक छोटा सा डॉट है हमारे लाइफ में। हमारे लाइफ में माइंड, हार्ट एंड नेवल, ये 3 पार्ट जो है, ये बेस है सबका। माइंड, हार्ट एंड नेवल, जैसे आपने बताया था मून, सन एंड अर्थ। यस। तो बहुत सारे लोग सिर्फ माइंड से ही जी रहे हैं, हार्ट से जी नहीं पा रहे। पर हार्ट जो है सिर्फ माइंड से नहीं जिया जाता, पहले नेवल को ठीक करना होता है। तो नेवल जो है, जैसे डीएनए में जीन्स एक्टिवेट होते हैं, वैसे नेवल में एक सेंटर है, उसको एक्टिवेट करना होता है। तो वो मैं गए 2012 से कर रहा हूँ, एंड पीपल हैव सीन मिरेकुलस शिफ्ट। उनके बाद में इसको द्विज भी कहता है कि अपने ही पेट से अपने आप को जन्म देना, क्योंकि आप जब नाभि पे आ जाते हो ना, आपका डिसीजन मेकिंग बदल जाता है, आपका सोचने का तरीका, परसेप्शन बदल जाता है। हम इसको कहते हैं 5P चेंज होता है आपके लाइफ के। पहला, आपका पेन में आप कंट्रोल कर पाते हैं आपके नाभि के जरिए। दूसरा, पास्ट का इन्फ्लुएंस आप पे नहीं होता। तीसरा, पीपल इन्फ्लुएंस, कोई भी आपकी नज़र लगना कहते हैं ना, वो नज़र लगना नहीं होता, आप एक्चुअली इन्फ्लुएंस में आ जाते हो लोगों के। तो पीपल का इन्फ्लुएंस नहीं होता, किसी ने कुछ भी बोल दिया उसका इन्फ्लुएंस आ जाता है। फिर परसेप्शन, परसेप्शन मतलब हमारे बिगड़े हुए परसेप्शन जो होते हैं वो भी ठीक हो जाता है। और 5वां, प्लैनेट का असर। क्या अभी ये एस्ट्रोलॉजी है? नहीं, दिस इज प्योर साइंस। जैसे मैं मून की बात बता रहा था, वैसे हमारे ऊपर प्लैनेट्स के ना असर होते रहता है, पर वो उन्हीं के ऊपर होते हैं जो मेंटली बहुत एक्टिव है, मतलब जिन्होंने अपना ग्राउंडिंग खोया है। जो लोग नाभि पे आ गए ना, वो कुछ भी हो जाए वो अपने नाभि में स्थित रहता है। इसी को स्थित प्रज्ञस्य कहा है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा स्थितधिम किम प्रभाषित। वो ऐसा इंसान कैसा रहता, वो बिल्कुल अर्जुन बन जाता। तो ऐसे मेरा भी ये मिशन है कि 100 लोगों को, ऐसे सिर्फ 100 लोगों को 1000 करोड़ की टर्नओवर कंपनी बनाना, भले वो किसी भी टर्नओवर पे हो, पर ऐसा टर्नओवर बनाना कि जो स्थित प्रज्ञा वाला हो, जो पूरी दुनिया में एक मिसाल हो। ठीक है, तो ऐसे 100 लोगों को। पर बाकी लोगों को हमारा 10 मिलियन अर्जुना ऐसा भी एक मिशन है कि जहां पे हर कोई अपने नाभि में आकर अपना जीवन जीना शुरू कर दे। नाभि में आकर जीना जब जीवन शुरू करते हैं, आपकी पहली बात तो आवाज़ बदल जाती है, आपकी आवाज़ सेम नहीं होती। और इसके लिए आपको कोई कम्युनिकेशन स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। हर कोई आपकी बात सुनना शुरू कर देता है। आपके आवाज़ में जो बातें आती हैं वो आपके माइंड के परे की बातें आना शुरू हो जाती है। ये आप अनुभव करोगे। और इसको कहा है पद्मनाभस्य, भगवद गीता में कहा है पद्मनाभस्य। जो अपने नाभि पे आ जाता है उसके लाइफ में फ्लावरिंग आती है, सब आना शुरू हो जाता है। क्या बात है। तो पहला चैप्टर जो है वो डीएनए के बारे में बात करता है, दूसरा चैप्टर नाभि पे आने के बारे में बात करता है। तो फिर तो मेरे हिसाब से 16 से लेकर 20 साल के बच्चों को पहले सिखाना चाहिए। 16 से 20 साल के बच्चे जो होते हैं उनकी विद्यार्थी दशा होती है। और अगर आप देखेंगे गुरु परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में जो पहले आश्रम हुआ करते थे, सिखाते बहुत ज़्यादा नहीं थे, वो यही संस्कार डालते थे। उसमें समावर्तन करके जो संस्कार था, समावर्तन, ये संस्कार में ये सारी बातें होती थी कि उनका वर्तन जो है वो कुछ भी हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। वो अवस्था तभी आती है जब आप माइंड के परे जाते हो। माइंड में अटका हुआ इंसान जो है वो माइंड से बाहर जा ही नहीं पाता, भले आप कितना भी माइंड को, क्योंकि माइंड की पूजा जो है, मतलब माइंड वर्शिप वेस्ट ने बहुत करी है। दे हैव वर्शिप्ड ऑल इंटेलेक्चुअल्स, बट वी इंडियंस, वी हैव वर्शिप्ड ऑल अवेकन्ड पीपल, लाइक संत ज्ञानेश्वर महाराज कह लो, गुरुदेव नानक कह लो, बुद्ध कह लो, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो सिर्फ माइंड में नहीं है। और भगवद गीता भी यही कहती है ना, बुद्धिर व्यति तरिष्यति। जब तुम बुद्धि के परे चले जाओगे, और हम बुद्धि में ही अटक रहे हैं। बुद्धि हाईली अप्रिशिएटेड फिनोमिना है, माइंड हाईली अप्रिशिएटेड है, बहुत हेल्प करता है। मैं छोटे से गांव से आकर एक बचपन में एक कोर्स अटेंड करता हूँ 5000 रुपए का, उसने मेरी लाइफ बदल दी। उस कोर्स का नाम था सिल्वा माइंड प्रोग्राम। माइंड प्रोग्राम हैज हेल्प ड्रामेटिकली। पर जब मैं कॉर्पोरेट में आया और देखा कि अभी भी मेरे अंदर ठहराव क्यों नहीं है,
मैं इतनी ग्रोथ कर ली माइंड पावर के जरिए, तो पता चलता है सिर्फ माइंड यानी माइंड के परे भी कुछ है। और तब जाके मेरी जर्नी शुरू हुई। 1996 में मैंने पहले माइंड पावर का क्लास मैंने खुद शुरू किया, 1996 में कई सारे स्कूल्स में जाकर, और मैं खुद कॉर्पोरेट में जो ग्रोथ करी माइंड पावर के जरिए, इट इज़ एडमायरेबल। तो बच्चों में ये 23-25 साल तक माइंड पावर, माइंड की बातें जानना बहुत ज़रूरी है। पर उसके बाद में वो आगे के सेंटर्स जैसे नेवल और फिर हार्ट, तो ये तभी हमारा जीवन पूर्ण होगा, परिपूर्ण जीवन होगा। ये मुझे लगता है जो आप जिस साइंटिस्ट की बात कर रहे थे, अवेकन और एक अचीवमेंट, जी, मुझे लगता है वहीं से आगे हम अवेकन की तरफ हैं और वेस्टर्न जो है वो अभी अचीवमेंट वाले की तरफ। तो इन दोनों का बैलेंस करना होगा। अचीवमेंट, अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत है आज के डेट में, क्योंकि वरना आप जीवन कैसे बिताओगे। पर एक कभी वो शट डाउन भी करने आना चाहिए और अवेयरनेस में की तरफ भी आना चाहिए। इसका सोल्यूशन ये नहीं कि मैं किसी गुरु को पूजने लग जाऊं, किसी के पैर पड़ते रहूं। ये भी एक बहुत बड़े गहरी समस्या है भारत में कि हर कोई बस गुरु बना रहा है, मेरे को गुरु चाहिए, मेरे को गुरु चाहिए। गुरु ढूंढने से नहीं होगा ये। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं गुरु भेटे आपे चा, वो अपने आप आएंगे, उसकी चिंता नहीं करो। गुरु ढूंढना नहीं है हमें, हम ढूंढ ही नहीं सकते। गुरु हमें ढूंढते हैं। हाँ, गुरु हमें ढूंढते हैं, इसका भी लोग गलत मेहनत ले। मेरे को ढूंढ लिया सर, मेरे को गुरु ने ढूंढ लिया। और मैं भी बहुत ही सारी बात करा करता था पहले। तो मैंने देखा कि एक बेंगलोर की एक आयाम की लड़की थी, उसने, मैं गुरु कृपा की बात कर रहा था, क्योंकि ये कृपा जो है पूरे दुनिया में है और गुरु कोई इंसान नहीं हो सकता एक्चुअली। गुरु ये तत्व होता है। तो उन्होंने ये बहुत बात सुन ली और उन्होंने एक गुरु कर ही लिया। मैं बोलता था कि गुरु मिल लेते हैं, गुरु ढूंढ लेते हैं। उन्होंने कहा सर गुरु ने ढूंढ लिया मेरे को। लेकिन वो क्या करा करते थे, कुछ ऐसे मिलाते थे जिसके चलते लोगों को एक्सपीरियंस आते थे। उन्होंने बहुत डोनेशन किया और उनका पेपर में नाम आया, बैंगलोर मिरर या किसी में, वो पकड़े गए। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, सर आपने बोला था कि गुरु में पावर है, तो मैंने किया था उनको। तो पढ़े लिखे लोग भी गुरु के पीछे इतने पागल हैं। और मैं बताऊं आपको कि कथाकारी और किसी को प्रेडिक्शन करना, जिसके चलते लोग गुरु चरण में आ जाते हैं। अभी यही मेरे गुरु, पर अभी महाराष्ट्र में बहुत बड़ा कंसर्न भी चल रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप भाई बिना सोचे समझे आप गुरु बना रहे हो। अवेयरनेस के लिए गुरु की जरूरत होती है, पर वो आपको, जो अवेयरनेस वाले लोग हैं वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि मुझे गुरु बना दो। व्यक्ति पूजा बिल्कुल भी समाहित नहीं होती इसमें, बहुत अलग चैप्टर। इसलिए गुरुदेव नानक भी कहे गए कि हम शिष्य परंपरा है हमारी, कोई गुरु नहीं। हालांकि उनको हम गुरु मानते हैं, पर फिर आगे कोई गुरु नहीं बनेगा। इसके पीछे बहुत कारण है, क्योंकि इंसान जो है ना, उसकी फितरत ऐसी है ना। और मैंने ऐसे गुरु, हमारे कोर्स में आपको बता दूं, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए गुरु भी आते हैं और महंत भी आते हैं और मुनि भी आते हैं, योगीज भी आते हैं। आप देखेंगे हमारे क्लास में, मतलब जो पास्ट में जो हुए हैं। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस बढ़ता है भाई। जो 20-20 सालों की तपस्या के बावजूद जो अवेयरनेस नहीं बढ़ रहा था, वो अवेयरनेस बढ़ता है। खैर अभी तो हम वो नहीं करते, लाइव नहीं कर रहे, पर फिर भी जो हमने जो कोर्सेस अभी बनाया, सो दैट जिसकी जो जरूरत बने वो इसको कर ले। बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सुनी होंगी शायद, लेकिन आज अनुभव की हैं आपके माध्यम से। मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट जिस तरह से हमने समझा है, शायद पहले कभी समझा ही नहीं, इस तरह से सोचा ही नहीं कि अवेयरनेस को इस तरह से भी देखा जा सकता है। मुझे बहुत मज़ा आया सर। बिल्कुल जी, बहुत मज़ा आया मुझे भी विकास जी, और आपका नाम ही विकास है। विकार से विकास की तरफ। और इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। और इस अवेयरनेस को, बोध को बड़े साइंटिफिक तरीके से मैं आज आपको बता पाया। और क्योंकि हमारे भारत देश में बोध की पूजा होती रही है, अवेयरनेस की पूजा होती रही है, लेकिन अगर उसको सही ढंग से अगर नहीं देखें, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से नहीं देखें, तो हम बह जाते हैं। सो कहीं ना कहीं ये सभी तक ये पहुंच जाए, बस ये एक छोटा सा उद्देश्य के द्वारा आज मैं इस पॉडकास्ट में विकास जी के आया हूँ। और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ। एंड थैंक यू वेरी मच विकास जी। लॉट्स ऑफ लव। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। आपने जो नई परिभाषा दी है विकार से विकास, ये मैं हमेशा याद रखूंगा। बहुत दिल को छू देने वाली आपने परिभाषा दी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। कैसा लगा ये एपिसोड? मुझे लगता है इस एपिसोड को समझने के लिए आपको 2 से 3 बार से देखना पड़ेगा। गलती से भी अगर ये एपिसोड अगर आप 2x स्पीड पे देख रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। ये वो एपिसोड है जो आपको फैमिली के साथ देखना चाहिए।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।